भाभी झूठ मैं नहीं ये बोल रहे हैं। नौफिल ने गुस्से से जुलेखा को देखते हुए बोला, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। कौन सच्चा है कौन झूठा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी जाना नहीं चाहती। मायरा के जवाब पर वो चुप हो गया था। कहर भरी नजरों से अम्मार को देख रहा था, जो मिसनी हंसी हंस रहा था। नौफिल, मुझे तुमसे कोई भी वास्ता नहीं रखना, इसलिए बराए करम तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे वो चीज़ें लौटा दो जो मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। मायरा ने जैसे बात ख़त्म कर दी थी, जुलेखा और अम्मार का कलेजा ठंडा हुआ था। नौफिल को अपनी बेबसी पर रोना आया था। ठीक है, मर्ज़ी है आपकी, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, आप अपने फ़ैसले पे आज़ाद हैं। गुलू के लहजे से वो बोला, गले में जैसे आंसू का गोला सा बस फंस गया था। भाई, क्या किया था, पूरा घर ही उजड़ कर रह गया था। मायरा इससे ज़्यादा मिन्नत समाजत नहीं कर सकता था, लेकिन सच बताना चाहता था। भाई की दुकान सिर्फ भाई की मलकियत है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मेहनत से ख़रीदी थी। मैं इस पे हक नहीं रखता। अब आप इसकी वारिस हैं। इसका किराया 30,000 है, जो मैं हर माह आपके कज़न को देकर जाता था। मेरे ख्याल से वो पैसे आपकी अमानत थे, जो उन्होंने पूरी ईमानदारी से आपको दिए होंगे। नौफिल की बात सुनकर मायरा ने जुलेखा की तरफ देखा, जो नज़रें चुरा रही थी। अम्मार भी घबराया हुआ खड़ा था। कितने झूठे शख्स हो तुम, मुंह पर झूठ बोल रहे हो। अरे मेरे मियाँ ने हमारी ज़रूरतों को कम कर दिया, ताकि मायरा और उसके बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। हमारा सारा किया धरा अपने नाम लिखवाने आ गए हो। वाह मियाँ, जुलेखा की ज़बान के साथ दिमाग भी बहुत तेज़ था, बड़ी सफाई से झूठ बोल रही थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नौफिल के तो तलों पर लगी थी और सर पर जाकर बिछी थी। हाँ तो और क्या, झूठ बोल रहे हो तुम। अम्मार ने भी बीवी का साथ दिया। भाभी ये दोनों बकवास कर रहे हैं। मैं खुद। नौफिल जज्बात में मायरा के पास आकर कहने लगा। वो कई कदम पीछे हटी थी। नौफिल, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। मुझे अपनी अम्मी के घर ही रहना है, इसलिए मुझे घर के कागज़, मेरा जेवर, मेरा मोबाइल चाहिए। भाभी ये लोग झूठे हैं, लालची हैं, आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे। नौफिल ने फिर से समझाना चाहा। जुलेखा रोने लगी। मायरा तुम चली जाओ इसके साथ, मैं मज़ीद इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो नहीं कि मैंने और अम्मार ने। इसका सिला अल्लाह हमें देगा। तुम बच जाओ इसके साथ, फिर ज़रा लोगों की बातें सुन लेना, कैसे तुम्हारे किरदार पर उँगलियाँ उठाएँगे। इसका क्या है, बस डरा रहा है कि तुम्हारा हक देने के बाद इसके पास कुछ बचता नहीं है ना, सिवाय नौकरी के। जुलेखा की तेज़ और करारा ज़बान के जौहर सुनकर नौफिल चुप हो गया। मायरा ने अपने कमरे में का दरवाज़ा बंद कर लिया। नौफिल समझ गया कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि बात अब मायरा के किरदार पे की जा रही थी। वो मायूस होकर वहाँ से निकला था। जब इन सब बातों का इल्म रमशा को हुआ, तो इसकी खुशी काबिल दी थी कि मायरा वापस लौट आने को तैयार नहीं है। इसके वालिदैन भी जल्द निकाह के लिए राज़ी हो गए थे। शादी तो बहरहाल नौफिल को करनी ही थी, क्योंकि अकेले घर पर रहना इसके लिए भी मुश्किल था। 15 दिन बाद की तारीख रमशा के वालिदैन ने बाखुशी तय की थी। मायरा के पास अब कोई रास्ता रहा नहीं था। जुलेखा की हर बात इसे सच लग रही थी। अगले रोज़ से जुलेखा ने इसे किचन का रास्ता दिखा दिया था। तुम भी अकेले बैठी-बैठी तंग आ गई होगी, इसलिए आज से किचन तुम ही सँभालो। जो चाय पकाओ खाओ, ये तुम्हारा भी घर है। अपना ये दिखाते हुए किचन का हर काम इसी पर डाल चुकी थी। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक की ज़िम्मेदारी वो सँभालने लगी थी। अब अम्मार भी बेधड़क किचन में आ जाता था। मायरा से बात करने लगा था। वो चादर में ही लिपटी होती थी, लेकिन किचन में एक मर्द की मौजूदगी में काम करना इसके लिए मुश्किल ही होता था। वो बड़ी उलझन का शिकार होने लगी थी। बार-बार उसके करीब आने की कोशिश करता था। अम्मार भाई, आप भाभी के पास जाएँ, मैं वहीं नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम बनाओ नाश्ता, मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने आ गया था। मेरी बहन को अकेलापन ना महसूस हो। हमार की नज़रें कुछ और, ज़बान से लफ्ज़ों की अदायगी कुछ और ही थी। आप जाएँ प्लीज़, मुझे अकेले किचन में काम करने की आदत है। मायरा ने लहज़ा ज़रा सख्त किया तो वो बाहर निकला। 10 दिन यूँ ही गुज़र गए। नौफिल पलट कर दोबारा नहीं आया था। ना इसकी वालिदा के घर कागज़ात लाया था और ना ही ज़ेवर। ज़ुलेखा तो रोज़ ही इस इंतज़ार में आँखें बिछाई हुई थी। कैसा कमीना है मायरा तुम्हारा देवर। देखो तो ऐसा गया, वापस पलट कर नहीं पूछा और हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। पता नहीं कब ताई के घर के कागज़ात लाएगा। अम्मार ने तो माली मकान से भी कह दिया है, इसी महीने घर खाली कर देंगे। ज़ुलेखा की बात सुनकर मायरा भी फ़िक्रमंद हुई थी। 2 दिन तक खुद जाती हूँ घर। मायरा बात सुनकर ज़ुलेखा मुतमईन हुई थी, लेकिन रात की तेज़ बरसती बारिश ने एक बार मायरा को भौंकला कर रख दिया था। सीमेंट की बड़ी चादरों में जगह-जगह सुराख थे। पानी अंदर टपकने लगा था। सीधे बारिश के कतरे मिस्री के चेहरे पर गिरे थे। मायरा फ़ौरन से उठ बैठी थी। हल्की रोशनी में देखा तो आयशा और मुनज़्ज़ा पर भी पानी गिर रहा था। चारपाइयाँ बारिश के पानी से भीगने लगी थी। मायरा ने बाहर का दरवाज़ा खोलना चाहा था, ताकि बच्चों को लेकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली जाए। बारिश से बच्चियाँ भीग गई थी तो बीमार पड़ जाएँगी। लेकिन जैसे ही दरवाज़े की कुंडी खोली, दरवाज़ा बाहर से बंद था।
बाहर से दरवाज़ा किसने बंद किया? इसने दरवाज़ा बजाना शुरू किया। चारपाइयाँ काफ़ी भीग चुकी थीं। पूरे कमरे में पानी टपक रहा था। दोनों बच्चियाँ कुछ दरवाज़े के बजाने के शोर से, कुछ गीले बिस्तर की वजह से उठ बैठी थीं। मायरा ने दोनों बच्चियों के हाथ पकड़े। मम्मा पानी आ रहा है, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। आयज़ा और मुनज़्ज़ा दोनों ही भीग चली थीं। बस अभी दरवाज़ा खुल जाएगा। पता नहीं बाहर से दरवाज़ा किसने बंद किया है। वो दरवाज़ा धड़धड़ा रही थी। फिर बच्चों पर अपनी चादर डालकर उड़ा दी। कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। शायद बारिश की वजह से लाइट चली गई थी। इसी तरह की सूरत-हाल से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बार-बार दरवाज़ा खटखटा रही थी। ज़ुलेखा को पुकार रही थी। कमरा पानी से भरने लगा था। अंधेरा इतना था कि बच्चियाँ भी रोने लगी थीं। मायरा को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि रोशनी हो तो खुद पर दुपट्टा ओढ़ के चद्दर से वो दोनों बच्चों को छुपा चुकी थी। कोई तो दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए, वो चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी, रो भी रही थी। दोनों बच्चियाँ भी रो रही थी, अपने नाज़ुक हाथों से दरवाज़ा बजा रही थी कि जब बाहर से कुंडी खुली तो दरवाज़ा खुला तो सामने अम्मार खड़ा था। सर पे छतरी ताने हुआ था। अंधेरे में भी मायरा का सफ़ेद लिबास में भीगा वजूद इसकी नज़रों से छुप नहीं पाया था। अमर भाई, बाहर से दरवाज़ा किसने बंद किया था? मायरा मुनज़्ज़ा को गोद में लिए चादर से मुनज़्ज़ा को लिपटा, बाकी चादर खुद पर ली। अम्मार होश में ही कहा था, बस एक टकीर से देख रहा था। गीले बाल चेहरे पर मुतफ़क्किर और बारिश से भीगी हुई वो बेबसी से अम्मार को दरवाज़े के सामने देखकर बोल रही थी, लेकिन वो तो बेखुद सा इसे ही देख रहा था। मायरा इसी तेज़ लहजे में बोली, अम्मार भाई, आयज़ा को गोद में लें, जल्दी करें। मायरा के चिल्लाकर कहने पर वो चौंका था। हाँ, हाँ, ये कहकर इसने आयज़ा को गोद में लिया। मायरा भी तेज़ी से सहन से गुज़रकर घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई थी। अंदर यूपीएस लगा हुआ था, लाइट चल रही थी। बच्चों का कमरा अलग था, इसी कमरे में मायरा चली गई। अम्मार भी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मायरा ने मुन्नज़्ज़ा से चादर उतार कर खुद पर ओढ़ ली, फिर खसीली नज़र अम्मार पर डाली। भाभी को बुलाएं ज़रा, भला ये क्या तरीका है कि दरवाज़े की बाहर से कुंडी लगा दी जाए। पिछले 1 घंटे से मैं दरवाज़ा बजा रही हूँ, मेरी बच्चियाँ पानी में भीग चुकी हैं। क्या ज़रा एहसास नहीं है इनमें? सुबह ही बुलाती हूँ मैं नौफ़िल को, यहाँ से बेहतर है वहाँ चली जाओ। यहाँ जिस कमरे में मैं रह रही हूँ, वहाँ कहाँ से रहने की काबिल है। मायरा का गुस्से से बुरा हाल था। मार कुछ घबराया सा गया था, कहीं सच में न चली जाए। पागल औरत है ये ज़ुलेखा भी, तुम देखो कल कैसे मैं इसे सीधा करता हूँ। अम्मार ने बात सँभाली थी, फिर बच्चों की अलमारी खोलकर अपनी बेटियों के कपड़े निकाल कर मायरा को दिए। तुम बच्चियों को कपड़े बदलवा दो, ये कहकर खुद कमरे से निकल गया और अपने कमरे में गया। अलमारी से ज़ुलेखा का एक सादा सा जूड़ा निकाला और लाकर मायरा के सामने बेड पे रख दिया। आज के बाद तुम इस कमरे में रहना, कोई ज़रूरत नहीं इस कबाड़ खाने में रहने की। अजीब बेहिसी है इस औरत में। तुम आराम से बच्चियों के साथ यहाँ सो जाओ। ये कहकर बारी-बारी अपनी बेटी को गोद में पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। मायरा ने कमरा बंद किया और बच्चों को पहले ही कपड़े तब्दील करवा चुकी थी। इन्हें बेड पर लिटाया, खुद वॉशरूम में चली गई। कपड़े बदलकर बेड पर लेट के एक तरफ से मुनज़्ज़ा को साथ लगाया, दूसरी तरफ से आयज़ा को। दोनों ही माँ से साथ चिपक सी गई थी। मुनज़्ज़ा तो सो गई, लेकिन आयज़ा जाग रही थी। मम्मा, हम अपने घर कब जाएँगे? पता नहीं आयज़ा। मम्मा पापा कहाँ गए? कब वापस आएँगे? बहुत दूर जा चुके हैं हमसे, वो आसमानों से ऊपर, ऊपर अल्लाह ताला के पास, और जो अल्लाह के पास एक बार चला जाए वापस नहीं आता, इसलिए वो भी अब कभी वापस नहीं आएँगे। मायरा छत पे चलते पंखे को देख रही थी, आँखों से आँसू बहकर तकिए में जब सो रहे थे। मम्मा, फिर हम भी चले जाते हैं अल्लाह के पास। पापा बहुत याद आते हैं मम्मा, मुझे पापा के बगैर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है चाचू के पास, यहाँ नहीं रहना मम्मा। ये आंटी गंदी है, मुझे डाँटती है, फिर कहती है अपनी मम्मा ये चाचू को बताया तो मारूँगी। मायरा ने गर्दन मुड़कर आयज़ा को देखा था। आंटी तुम्हें डाँटती हैं आयज़ा? जी मम्मा, बहुत ज़्यादा मुझसे अपनी टाँगें भी दबवाती हैं, कहती हैं तुम लोगों को हम पाल रहे हैं। मम्मा, मुझे अपने घर जाना है चाचू के पास। चाचू हमें प्यार करते हैं, इतना कुछ हमारे लिए लाते हैं, लेकिन आंटी सब कुछ अपने कमरे में रख लेती हैं। मुझसे कहती हैं अगर तुमने अपनी मम्मा को कुछ भी बताया तो ज़बान पर आग लगा दूँगी। आंटी बहुत गंदी है मम्मा। आयशा की बातें सुनकर वो मज़ीद परेशान हुई थी। ये तो पता था कि ज़ुलेखा कुछ तेज़ ख़ातून है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे को यूँ डराए धमकाएगी। नौफिल के साथ जाना भी एक आज़माइश से कम नहीं था। लोगों की ज़बानों को रोकना मुमकिन नहीं था, जो बात-बात के कहने से रुकते नहीं थे। अपनी शक भरी नज़रों से मार डालते थे। अभी तो ज़रिए आपका दुःख भी हरा था, ना भरने वाला ऐसा ज़ख्म जिससे गुज़रते वक़्त के साथ मुज़म्मन तो हो सकता था, लेकिन ठीक नहीं। इस पर ये सितम के लोगों की तेज़-धार शकी नज़रों का सामना करना, जिसकी इसमें हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से ज़ुलेखा की कड़वी कसेली भी सुन रही थी कि कम से कम एक फ़ैमिली में रह रही है। रमशा अलग मिज़ाज की लड़की थी, फिर इनकी हैसियत से बढ़कर थी। जिस तरह से वो हकारे से मायरा को देखती थी, लिया-दिया अंदाज़ रखती थी, इसे अंदाज़ा था कि कभी भी मिलकर नहीं रहेगी।
लेकिन नौफिल की पसंद थी, इसलिए मायरा इस वक्त भी कुछ नहीं बोली थी। हर शख्स की अपनी ख्वाहिश होती है। बड़ी भाभी होने का ये मतलब नहीं कि वो नौफिल से इसकी पसंद की बुराई करती। पहली बार जब रमशा को देखने गई थी, बड़ी चाह से राम मायरा ने इसके गले लगना चाहा था, लेकिन वो रस्मी सा हाथ मिलाकर पीछे हटी थी। चेहरे के तासुरात से ही लग रहा था बहुत नखरेली है। फिर जब नौफिल ने मायरा से ये कहा रमशा से बात किया करे, इसकी सोच बहुत अलग है, इसकी बातें मुख्तलिफ हैं। वो समझ गई थी कि वो अलग लाइफ गुजारना चाहती है। लेकिन इस वक्त मायरा को फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि पहले नज़रियाब था, इसलिए इसे परवाह नहीं थी। तो भले नौफिल अलग हो जाता, लेकिन अब हालात अलग थे। रमशा मोहब्बती नौफिल की ज़ाहिर है शादी के बाद वो उसी की मानेगा। अगर कल को कुछ नोक-झोंक रमशा के साथ हो भी गई तो वो मायरा के बजाय रमशा की सुनेगा। क्या ख़बर नौफिल ने खुद से कह दे कि जाओ बीबी अपना इंतज़ाम खुद कर लो, तो ये भी मायरा के लिए बहुत बड़ी हितक थी। इसलिए ज़ुलेखा का नाम कड़वा घूंट भी पीना मुनासिब समझा। लेकिन अब बच्चों को यूँ एहसास कमतरी के साथ नहीं पाल सकती थी, जैसे आज गुजरी थी। ज़ुलेखा दिल से उतर चुकी थी। कमरे में बंद करने का क्या जवाब था, लेकिन मजबूर थी। माँ बनने के बाद खुद पर जबर सहलाना आसान लगता है, लेकिन बच्चों को कोई कुछ कहे तो बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए सोचा कि अब यहाँ नहीं रहेगी, अपनी माँ के घर में ही शायद सुकून से रहना नसीब हो। वहाँ अपनी हुक्मरानी तो होगी। ज़िंदगी क्या हो चुकी थी, सोचा भी नहीं था यूँ दर दर की ठोकरें नसीब में होंगी। दरियाब की याद बड़ी शिद्दत से आने लगी थी। वो था तो अपने घर की वो महारानी थी। ज़रियाब की हर बात याद आंसू साथ लाती थी। नौफिल की मंगनी पर रमशा से रस्म अदा की, वापसी पर घर आकर ज़रियाब के साथ मिलकर नौफिल को खूब तंग किया था मायरा ने। नौफिल बहुत खुश था, अपने मोबाइल पर मंगनी की तस्वीर देख रहा था, साथ ही साथ रमशा को मैसेज कर रहा था। ज़रियाब और मायरा सामने सोफे बैठे इसे मुस्कुराते हुए मोबाइल पर मसरूफ़ देख रहे थे। मायरा ने ज़रियाब के कान करीब होकर कहा, देख रहे से यूँ मोबाइल पे पीछे जैसे अकेला बैठो, ज़रा एहसास है इसे कि हम भी यहाँ बैठे हैं। नई नई मंगनी हुई है मेरी छोटू की, करने दो इसे एंजॉय। सही आपकी आंखों में इसके लिए बेतहाशा प्यार था। मायरा ने छोटी आंखें करके मियाँ को घूरा था, लेकिन इसमें सिर्फ प्यार छुपा था। ये छोटू कह कहकर आपने और बिगाड़ देना है इसे। मायरा एक ऊपरू चढ़ाकर बड़ापन जिताने की कोशिश करती थी। दरिया हंसने लगा, फिर नौफिल को देखते हुए मायरा से बोला, एक मुझे ही तो लाड देखा आता है यार, जब प्यार से गले में बाहें डालकर मुंह लटका कर कुछ मांगता तो जी भर के मासूम लगता है। मुझे रमशा इतनी पसंद नहीं आई थी। मायरा बहुत अलग माहौल की, लेकिन नौफिल ने बड़ी लाड से कहा था कि भाई पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी है। ज़रियाब और मायरा धीरे बातें कर रहे थे। नौफिल के कानों में बस हल्की हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। बात समझ नहीं आ रही थी, बस ये पता था बातें इसी के मुतालिक बातें हो रही हैं। इसने मोबाइल एक साइड पे रखा और दोनों को जांचती नज़रों से देखने लगा। सबसे पहली नज़र मायरा की नौफल पे पड़ी थी। इसने अपने कंधे को ज़रियाब के कंधे टकरा कर आंखों का इशारा नौफिल की तरफ किया, फिर चुप हो गई। जानबूझकर इसे शक में डाला था। ज़रिया भी सीधा होकर बैठ गया, बीवी का साथ देते हुए। नौफिल का शक बढ़ा रहा था। ये आप लोग क्या घुसर-पुसर कर रहे थे आप इससे? मुझे 100% यकीन है बात मेरी हो रही है। शराफ़त से मुझे बताएँ क्या गुनसुइयाँ हो रही थी? मेरे खिलाफ़ क्या-क्या प्लान बन रहे हैं? नौफिल अब क्वेश्चन गोद में रखकर बड़ी तशवीशी अंदाज़ से पूछने लगा। हाँ, बात तुम्हारी ही है नौफिल, मैं ज़रिया आपसे कह रही हूँ, माँ-बाप की तरह हमने नौफिल की परवरिश की है। मायरा का मासूमाना अंदाज़ और बात सुनकर वह झपटे में आया था। क्या वो सीधा हुआ था, फिर जमा कर बोला, माँ-बाप? फिर नीले देसी फ्रॉक नुमा जैसी मेसी पहनी भाभी को देखा, साथ सफ़ेद क्लफशुदा शलवार कमीज़ पर नेवी ब्लू कलर की वास्की पहने देखा कि दोनों ही एक साथ नए नवेले शादीशुदा लग रहे थे। एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। पहले तो दिल से इसकी खूबसूरती जोड़ी को सराहा, फिर ताज्जुब भरे अंदाज से गोया हुआ, वाह मुझे तो खबर ही नहीं थी कि इतने जवान जहान वालिदैन हैं मेरे। दरियाब की हंसी रुकना मुश्किल था, अलबत्ता मायरा बड़ी संजीदा बने बैठने का नाटक कर रही थी। दरियाब भाई रमशा के आते ही मैं तो काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, बहुत संभालिए मैंने, घर आते ही सारी जिम्मेदारी रमशा पे डाल दूंगी। आखिर मुझे भी तो देवरानी का कुछ सुख मिले, बस मैंने तो टांग पे टांग रखकर रमशा पर हुक्म चलाया करूंगी। दोनों उबरू चढ़ाकर गर्दन अकड़ाकर मायरा ने कहा था। नौफिल की सुनकर आंखें फैली थी, फ़ौरन से दरियाब की तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई सुन रहे अपनी ज़ौजा मुहतरमा के नादिर ख़यालात। नौफिल ने फरमाइशी नज़रों से मायरा को देखा था, लेकिन आज तो भाई ने भी हरी झंडी दिखाई थी। ठीक ही तो कह रही है, कितने सालों से तो मेरी मासूम सी बीवी तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर रही है। भाभी ये खाना है, वो खाना है, आज वसी ने आना है, 4-5 डिश होनी चाहिए। देखो तो इतना सा मुँह निकल आया मेरी बीवी का।
तुम्हारी फ़रमाइशें पूरी करते-करते बस हुक्म इसी का चलेगा, जो मायरा कहेगी बस वही होगा। क्यों मायरा जी, ठीक कहा ना मैंने? बड़े बाअदब अंदाज़ से ज़रिया ने मायरा से पूछा। वो बड़ी मासूम शक्ल बनाकर आँखें टिपटिपाते इतराफ़ करने लगा। बिल्कुल ज़रिया जी, बिल्कुल ठीक कहा। दैट्स नॉट फ़ेयर। आते तो भाभी ने काम भी नहीं किया था। याद करें 3 दिन तो नाश्ता मैं बनाकर देता रहा था। सीधी-सी बात है, रमशा को पकाना-वकाना कुछ नहीं आता। सब कुछ इन्हें सिखाना पड़ेगा और बर्तन के लिए मेड रख लेंगे, वो बर्तन नहीं धोती। नौफिल ने नज़रें चुराते हुए बताया था। दोनों ही हँसने लगे थे। नौफिल इन्हें हैरत से देखने लगा। कैसा रंग उड़ा इसका, ये सोचकर कि हम रमशा पर रोब जमाएँगे। मायरा ने इसे मज़े तंग करने का इरादा मुलतवी किया था। भई मज़ाक कर रहे थे तुमसे, सब कुछ मिलकर ही होगा और तुम्हारी बेगम को भी 3 दिन नाश्ता हम बनाकर खिला देंगे, बस हो जाओ खुश। दरियाब ने जैसे नौफिल की मुश्किल आसान की थी। नूफी ने कुशन मायरा की तरफ फेंका था। अब आप मुझसे बदला लेंगी, ये कहकर उठ खड़ा हो गया था। पता था कि मायरा भी बख्शने वालों में से नहीं है, इसलिए अपने कमरे की तरफ दौड़ा था। नौफिल के बच्चे रुक ज़रा, इससे पहले कि मायरा इसे कुशन मारती हुई हंसकर इसे चुराते हुए कमरा में चला गया। दरिया दोनों की लड़ाई को सिर्फ हंसकर एंजॉय करता था। मायरा की आंखें झलकी थीं। कितनी हसीन ज़िंदगी थी जो अब एक हसीन ख्वाब लग रही थी। इरफान अब रात देर तक माँ के पास बैठने लगा था। शीज़ा चुप थी। ससुराल में एक दिन भी इसका दिल नहीं लग सकता लगा था। रोज़ ही नंद और नंदोई की आओ-भगत करनी पड़ती थी। एक माह बाद फारूक अपनी बीवी सास शीज़ा को लेने इसके ससुराल आया था, इसे चंद दिन के लिए अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन सास के इजाज़त देने को तैयार नहीं थी। लो भला, शादी को दिन ही कितने हुए जो बन्नो रानी को मैके की याद भी सताने लगी। भाई मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है और इरफान भी नहीं मानेगा। बड़े मिजाज देखते हुए वो भी बोली थी, लेकिन आंटी 1 महीना हो गया, बस 2 दिन के लिए तो ले जाना चाहता हूँ और इरफान भाई से मेरी बात हुई है, इन्हें तो कोई एतराज़ नहीं। कहने लगे अम्मा से पूछ के बेशक ले जाओ। फारूक इरफान से बात कर कर आया था, लेकिन ये बात सुनकर सास साहिबा के तेवर बिगड़े थे। बेटे की कम अक्ली पर गुस्सा आया था। जब इसने खुद ही कह दिया तो मेरी बात की क्या औकात रह गई है? ठीक है भाई, 1 घंटे तक ले जा। शीज़ा चलो पहले 2 दिन का खाना बनाओ फिर जाना। मैं कि मुझसे इस बुढ़ापे में अब कुछ नहीं होता। फारूक की इनकी बातें सुनकर हैरान था। शीज़ा कहकर किचन में चली गई। जल्दी से 2 दिन का खाना बनाया, फिर तैयार होकर भाई के साथ मैके चली गई। 1 गिलास पानी भाई को पिलाने की भी इजाज़त नहीं थी। फारूक के लिए ये सब बाइज़ तकलीफ़ ही था। घर पहुँचकर शीज़ा माँ के गले लगते ही रोने लगी थी। माँ बेटी के बुझे चेहरे को देखकर परेशान हुई थी। फिर फारूक ने शीज़ा की सास की सारी बात माँ को गोशगुज़ार की थी। शीज़ा क्या सलूक करते हैं तुम्हारे साथ? मुलाज़मा हो क्या तुम इनकी? 2 जवान बेटियाँ हैं, क्या 2 दिन खाना नहीं बना सकती? माँ का सब कुछ सुनकर दिल दहला था। अम्मी छोड़े भी इन बातों को, मुझे इन लोगों की परवाह नहीं करनी, बस जो है जैसा है मेरा नसीब है। सहन में ही सारी बात हो रही थी। सामने ज़ियान की वालदा भी बैठी थी। शीज़ा की बात सुनकर दिल कट सा गया था। शीज़ा उठकर अंदर चली गई। पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। चेहरे से भी बेरौनकी से लग रहा था कि ससुराल वालों का रवैया कैसा है। ज़ियान की ज़िद ने जेठानी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। अज़रा बेगम ने भी आँखों से आँसू पोंछे हुए शिकवा भरा नज़रों से देवरानी को देखा था और अंदर बेटी के पास चली गई। वो जैसे शर्म से पानी-पानी हुई थी। ज़ियान तो इस वक्त हवाओं में उड़ता फिरता था। फ़ोन पर घंटों अफ़ीरा से बातों का सिलसिला चल निकला था। अफ़ीरा की फ़रमाइश थी कि जिसकी कोई हदबंदी नहीं थी। ज़ियान, हमारे यहाँ फ़र्नीचर लड़के वाले खुद ही नया खरीदते हैं, मुझे पॉलिश वाला फ़र्नीचर बिल्कुल पसंद नहीं। देखो फ़र्नीचर तुम मेरी पसंद का लोगे। एक और नई फ़रमाइश थी, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना। खैर ठीक है, ले लूँगा, लेकिन मेरे वसाइल तुम जानती हो। जब से तुमसे शादी का फ़ैसला किया अम्मी ने तो सब कुछ मुझ पर डाल दिया। स्कूल से आकर बाकी सारा वक़्त मैं ट्यूशन पढ़ाने में गुज़ार देता हूँ, इसलिए 50,000 के अंदर-अंदर फ़र्नीचर पसंद करना। ज़ियान किसी मजबूरी को वो खातिर में लाने तैयार नहीं समझती थी। समझौता की चिड़िया का नाम है अफ़ीरा इससे नावाकिफ़ थी। मुँह से अपनी नाख़ुन कतरते हुए ज़ियान को नया मशवरा दिया था। तो उधार ले लो ना ज़ियान, बाद में उतार देना। शादी तो एक बार ही होती है, कितने ढेर सारे अरमान हैं मेरे, मैं कुछ नहीं जानती। वो मुँह फुलाए बोली थी। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ, अभी 4 माह बाकी हैं, कर लो कुछ इंतज़ाम। अब मूड ठीक करो अपना और फ़ोन भी बंद करो, सुबह जल्दी उठना है मुझे। ज़ियान इसके आगे हार मान जाता था। सो स्वीट ऑफ यू, लव यू ज़ियान। अफ़ीरा की दिलकश बातें ज़ियान को भाती थी। फ़ौरन से मुस्कुराहट चेहरे पर आई थी। लव यू टू। ज़ियान के इज़हार पर एक और नई फ़रमाइश की गई थी। अच्छा कल बैलेंस डलवा देना मेरे नंबर पे भी, अम्मी के नंबर पे भी। अफ़ीरा ने अगली फ़रमाइश कर दी थी। जब से मंगनी हुई थी बेटी के साथ-साथ माँ भी बैलेंस दामाद के पैसों से डलवाती थी। अच्छा जी, और कोई हुक्म? ज़ियान ने ताबदरी दिखाई थी। नहीं बस इतना ही है, इसके बाद बाय। ये कहकर अफ़ीरा ने गहरी साँस लेकर फ़ोन एक तरफ रखा था। बेड पर इसके बराबर लेटी अबीरा इसे हसरत से ही देखती थी। ये फर्नीचर का नया रिवाज तुमने हमारे ख़ानदान में निकाला है पिया। अबीरा ने बहन के झूठ को पकड़ते हुए कहा।
तो तुम क्या चाहती हो? लालू खेत की सस्ती सी फर्नीचर मार्केट से 2 पट की अलमारी के साथ जुड़ा हुआ 1 पट का शोकेस और छोटा सा बेड लेकर ससुराल जाऊंगी। हमारे अब्बा की न बस इतनी पहुंच है, गुजारे लायक गिनती की 4 चीज़ें दो और रुखसत करो बेटी को। किसी बोझ की तरह फिर अकमल हूँ मैं, फिर जैसे जियान जैसा काट का उल्लू मिल जाए, इसे और क्या चाहिए। देखो कैसे इशारों पे नचवाती हूँ उसे। बड़े मुस्कुराना अंदाज से वो बोली थी। अबीरा ने हसरत भरी गहरी ठंडी सांस दी थी। हाय अबिया, बड़ी तेज हो तुम। अबीरा इसे बस हसरत से देखती थी। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, अबीरा ने जमाए रोकते हुए कहा और आंखों पे हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगी। आफरीन की चंद दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर चकरा रहा था, तबीयत में भी बोझलपन था। लेडी डॉक्टर के ड्राइवर के साथ गई थी, लेकिन जो खुशी की खबर सुनकर आ रही थी, लगता था आसमानों पर परवास कर रही हो। अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी से नवाज दिया था। मज़र का बस नहीं चल रहा था कि आफरीन के पाँव के नीचे हाथों को बिछा दे। कितने अरसे बाद ये खुशखबरी सुनने को मिली थी। सास भी बीमारी के बावजूद उठकर बैठ गई थी। आफरीन की डांट का पूरा प्लान डॉक्टर से बनाकर आता था और दिन में मज़र की बार बार कॉल आती थी। तुमने फ्रेश जूस पिया कि नहीं, खाना प्रॉपर खा रही हो या मैं आकर अपने हाथों से खिलाऊं। हर 1 घंटे बाद वो आफरीन को कॉल करता था। मदर क्या हो गया आपको? ऑफिस जाकर भी घर पर ही जहन रहेगा तो क्या काम करेंगे आप? जब बीवी तुम जैसी लापरवाह हो तो मियाँ बेचारा क्या करे? तुम्हें बस अपना बहुत ख्याल रखना है आफरीन। रख तो रही हूँ इतना सारा ख्याल, और क्या करूँ? खुश भी रहो, हंसती मुस्कुराती रहा करो। मैं अभी यही पढ़ रहा था कि औरत का टेंशन फ्री रहना कितना ज़रूरी होता है इस मरहले में। इसलिए तो बस तुम अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। आप ऑफिस में बैठ के ये सब मालूमात इकट्ठी करते रहते हैं, कमाल करते हैं मज़र। आफरीन आफरीन के लिए ये भी एक खुशगवार हैरत थी। हर महीने वो कैलेंडर पर एक एक दिन का हिसाब गिनता था, जिसे वक्त फ़ौरन से पढ़ लगाकर उड़ जाए और एक नन्हा मुन्ना वजूद इसकी गोद में आ जाए। मारिया को जब ये खबर मिली तो आफरीन के लिए नफरत खुद ब खुद जाने लगी थी। अब सर दर्द कम होने लगा था, डिप्रेशन ख़त्म होने लगा था, कमरे से बाहर भी निकल जाती थी। आफरीन को मुस्कुरा कर देखती थी, लेकिन इससे दूर रहकर बात करती थी। अपना बहुत ख्याल रखा करो आफरीन, खुश रहा करो। तुम खुश रहोगी तो मेरा अबान भी खुश मिजाज होगा। मारिया की बात पर वो हंसने लगी थी। आप इन इन बातों पे यकीन रखती हैं? हाँ, लोग कहते हैं माँ खुश हो तो बच्चा भी खुश होता है। वो मुस्कुराकर बोली। मायरा के इसके सामने रखे सोफे पे बैठी, बीच में बहुत फासला था। आफरीन उठकर इसके पास आकर बैठने लगी, लेकिन वो भदक कर पीछे हटी थी। मुझसे दूर रहो, पागल हो क्या? बांझ हूँ मैं, मेरा साया तुम पर पड़ गया तो बेऔलाद हो जाओगी। मारिया बहुत घबराई हुई पीछे हटी थी। आफरीन इसे हैरान नजरों से देख रही थी। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वरना मेरा अबान मर जाएगा। दूर रहो मुझसे, ये कहकर वो तेजी से ऊपर का जीना चढ़ गई। आफरीन इसे जाते हुए देखती रह गई। सुबह दोनों बच्चियों समेत मायरा भी बुखार में तप रही थी, इसलिए बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। जुलेखा ने इसे कमरे में देखकर अम्मार को घूरा था। इसने फिर बताया कि वो दरवाज़ा बजा रही थी। बच्चियां पानी से भीग गई थी, मुंह से तो कुछ नहीं बोली, बस माथे पर बल पड़ गए थे। मायरा मायरा के बुखार की वजह से जुलेखा पर सारा काम आन पड़ा था। फिर थी छुट्टी। किचन में नाश्ता बनाते हुए मुसलसल चिक चिक किए जा रही थी। अम्मा ने नाश्ते से फारिग होते 10,000 जुलेखा के हाथ में थमाए थे। लो और जाओ, जाकर बच्चों के और अपने कपड़े ले आओ, इतवार बाजार में सेल लगी है। जुलेखा को उमार की मेहरबानियों पर हैरत हो रही थी। इतने पैसे, वो भी मेरे और बच्चों के लिए! वाह मियाँ, आज कैसे हौसला निकाल लिया तुमने। जुलेखा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नोट गिनते हुए पूछने लगी। बस कब से पैसे बचा रहा था, आखिर जो कमाता हूँ तुम लोगों के लिए ही तो कमाता हूँ। ऐसा करो, बच्चों को भी साथ ले जाओ, खुश हो जाएंगी। अपनी बड़ी बेटी के सर पर हाथ से हाथ फेरते हुए कहा। रहने दो मियाँ, कल चली जाऊंगी, आज तो वो नवाब की बच्ची बुखार का बहाना किए बिस्तर से नहीं उठी। जुलेखा ने मुंह ठहराकर कहा था। मार ने भी मुंह बनाया था। दफा करो से, सब ड्रामेबाजी है इस औरत की। जब घर पर कोई नहीं होगा तो खुद उठकर बनाती फिरेगी, जो खाना है। हमने ठेका थोड़ी उठा रखा है इसका। नियत तो हमार की रात से ख़राब थी। पूरी रात मायरा के तसव्वुर में कटी थी। रात को अपने जज़्बात को इसलिए भी सँभाला था कि जुलेखा के उठने का डर था। जब से मायरा घर आई थी, वो रात को मायरा के कमरे का बाहर से ताला लगा देती थी और चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। मियाँ की दिल फेंक आदत का पता था। बस लालच में मायरा के खुशहाल घर को देखकर अंगड़ाई ली थी। मायरा से ज़रा सी हमदर्दी जताकर इसका सब कुछ हथियाना चाहती थी, लेकिन मियाँ को भी हद में रखना जानती थी। रात को अम्मार की आंख दरवाजे के शोर से खुली थी। बाहर आए तो मायरा चिल्लाकर दरवाज़ा खोलने का कह रही थी। पहले तो सामने लगे कील पर लटके चाबियों को देखा, लेकिन ताले की चाबी नहीं मिली। फिर याद आया, जुलेखा अक्सर लॉकर की चाबी भी तकिए के नीचे ही रखती है, इसलिए वापस अपने कमरे में आ गया। जुलेखा के खराटों से अंदाजा था बड़ी गहरी नींद सोई हुई है। चुपके से इसके तकिए के नीचे से चाबी उठा सहन में आ गया।
जैसे ताला खोला, कुंडी खोली, सामने मायरा को देखकर नज़रों कमिंगी सी उतर आई थी। बड़े गौर से इसे सर से पैर तक बेबाक नज़रों से देखा था। वो बारिश की वजह से और बच्चों के रोने की वजह से बौखलाई हुई थी। इसे ना अपनी होश थी, ना चादर उड़ने की, लेकिन फिर भी फ़ौरन से मुन्नज़ा को गोद में भरकर बाकी की चादर खुद पर लिपटे था। शराफ़त का तकाज़ा ये था कि अगर बेबस मजबूर औरत इस किस्म की सूरत-ए-हाल से दुचार हो तो मर्द अपनी ही नज़रों को झुका ले, मगर शैतान कहाँ इसकी इजाज़त देता है। सबसे मुश्किल अपने नफ्स को मारना होता है। जो ये कर गुज़रे इसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन शैतान की असल लड़ाई ही यही है, वो कहाँ नफ़ा नफ़सी ख्वाहिशात को मात देता है। इसी तरह के मंज़र को मज़मीन और खुशनुमा करके एक हसीन ख्वाब बनाकर वार करता है, और कमज़ोर ईमान वाले अक्सर इसकी ज़द में आ जाते हैं, जैसा कि अम्मार था। नज़र की बेईमानियाँ तो खूब करता आया था, लेकिन इससे बढ़कर कभी कुछ किया नहीं था। लेकिन रात भर तो शैतान ने यूँ जकड़ लिया था कि अब ज़ुलेखा को भेजना चाहता था, ताकि इस अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सके। ताकि अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सके। मायरा इस वक़्त इन लोगों के रहम करम भी थी, इसलिए चुप ही रहेगी, ज़बान नहीं खोलेगी। अम्मार की अपनी सोच थी। ज़ुलेखा फ़ौरन से तैयार हुई थी, बच्चों को भी तैयार किया, फिर अम्मार को सहन में आराम से बिठाकर वहीं खड़ी हो गई। तुम घर पर क्या करो? चलो जी, तुम भी साथ चलो बाज़ार। ज़ुलेखा ने तिखी नज़र मियाँ पर डालकर कहा, वो हड़बड़ा सा गया था। मैंने घर पे क्या करना है? मैं तो काम से जा रहा हूँ, रात को लौटूँगा। ये कहकर खड़ा हो गया। घर से बाहर तो साथ ही निकला था, लेकिन एक चाबी बाहर मेन गेट पर लगे ताले की अपनी जेब में डाली थी, दूसरी ज़ुलेखा के पास थी। ज़ुलेखा को बस में चढ़ाकर वो कुछ देर में रोड पर ही खड़ा रहा। जब बस बहुत दूर जा चुकी तो फिर वापस घर आया था। घर में दाखिल होकर मेन गेट की कुंडी लगाई। मायरा और बच्चियाँ बेसुध पड़ी थी, आँखों पर बाजू रखे। मायरा बुखार से हाय हाय कर रही थी, लेकिन अम्मार को तो एक ही गर्ज थी, वो थी अपनी हविस। सबसे पहले छोटी मुन्नज़ा को उठाकर अपने कमरे में जाकर लिटाया, ताकि वो वहाँ सोती रहे। लेकिन शोमाई किस्मत के मुन्नज़ा की आँख खुल गई थी। माँ को अपने पास ना देखकर रोने लगी। जब तक अम्मार आयज़ा को अपने कमरे में लिटाने आया था, मुन्नज़ा गला फाड़े रोने लगी थी, इसलिए आयज़ा भी बेड पर लेटते ही उठ गई। रोने की आवाज़ से मायरा की भी आँख खुल गई थी, लेकिन अम्मार की बेहिस्सी का ये आलम देख के रोती बच्चियों को छोड़कर वो तेज़ी से मायरा के कमरे की तरफ बढ़ा था। जब तक मायरा उठकर बैठी थी, अम्मार दाखिल हो चुका था। जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगा। मायरा बुखार के बावजूद उठकर खड़ी हुई थी। अम्मार भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चियाँ कहाँ हैं? भाभी कहाँ हैं? वो पलटकर ख़बाज़त भरी हँसी हँसने लगा। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, रात से पागल कर रखा है तुमने मुझे। इसकी नज़रों और बातों से मायरा के होश उड़े थे। ये क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप। भाभी कहाँ है? भाभी मायरा ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। इससे पहले इसे ज़बरदस्ती अपने हिसार में लेता वो पीछे हट गई, लेकिन चादर अम्मार के हाथ आ चुकी थी, जैसे इसने बेदर्दी से पीछे फेंका था। शोर मत मचाओ, कोई नहीं है घर में। शराफत से मेरी बात मान लो, वरना किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूँ, बदनाम कर दूँगा तुम्हें। अम्मार से खौफज़दा करने लगा। मायरा रोने लगी। शर्म आनी चाहिए आपको, भाई कहती हूँ मैं आपको। लेकिन मुखालिफ पर हर बात बेअसर थी। आँखों में खबासत का बसीरा था। मायरा के बराबर में ही साइड टेबल था, और साइड टेबल पर रखे गुलदान पर नज़र पड़ी थी, इसलिए वो उठाकर निशाना अम्मार के सर का बनाया था। खबरदार जो आगे बढ़े तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। कमज़ोर मत समझना मुझे। भाई के नाम जितनी गाली तुमने दी है, तुम्हारा अदब करना मुझ पे तौहीन लग रहा है। अम्मार एक कदम पीछे हट गया था। मायरा की आंखों में खून उतरा था। इस वक्त कुछ भी कर गुजरती। बाहर दोनों बच्चियाँ रोते हुए दरवाज़ा बजा रही थी, तो रही थी। देखो मायरा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, बहुत पछताओगी। मेरे अलावा कोई सहारा नहीं देगा तुम्हें। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम फांसी चढ़ जाओगी। निकोलो कमरे से बाहर मायरा इसकी तरफ बढ़ी थी। अम्मार पीछे हट गया। कमरे का दरवाज़ा खुला। दोनों बच्चियाँ अंदर आने के लिए लपकी थी कि अम्मार का शैतानी दिमाग चला था। बच्चियों के लिए हाथ पकड़ लिए। गुलदान फेंको अपने हाथ से मायरा, वरना जो कुछ तुम्हारी बच्चियों के साथ मैं दूसरे कमरे में लेकर करूँगा, तुम्हारी रूह तक काँप जाएगी। अब या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी या तुम्हारी बच्चियाँ करेंगी। फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर मायरा के होश उड़े थे। इरफ़ान के घर पहुँचने में एक बहस व मुबासा शुरू हो चुका था। मैं पूछती हूँ, मेरी कोई हैसियत भी है इस घर में कि नहीं? वो 2 टके का छोकरा मुझे ये कहकर रहा था कि इरफ़ान भाई से पूछ ले, एतराज़ नहीं, और ले गया शिज़ा को। मैं पूछती हूँ, इरफ़ान अब तो अपने ससुराली रिश्तेदारों के सामने मुझे यूँ ज़लील करवाओगे? अम्मा जी का गुस्से से बुरा हाल था। शप्पू भी माँ के बराबर में बैठी थी। सब इसी की पढ़ाई हुई बट्टी थी। इरफ़ान सामने बैठा था। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं। इसका फ़ोन आया तो कहने लगा महीना गुज़र गया, हम बहुत उदास हैं, शिज़ा को ले जाना चाहते हैं। मैं क्या, कहता है ना घर की बड़ी हैं आप, इसलिए कह दिया कि अम्मा से पूछ लें। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? फैसला तो मैंने आप पर ही छोड़ा था ना, इरफ़ान ने वज़ाहत दी। वाह भई वाह साहब! क्या बात है आपकी, सारी टोपी अम्मा के सर पर डालती। अरे मियाँ, किस बात के मर्द हो तुम? माँ ही मिली थी तुम्हें जिनके नातों कंधों पर
टक्कर बंदूक चलाने चले थे, बट बदतौर खुद इनकार करते। शब्बू ने भी अपनी घुड़ियाँ तेज़ की थी। मुझे इन चीज़ों से दूर रखें तो बेहतर। आप जैसा चाहते हैं मैं शिज़ा के साथ वैसा ही रहता हूँ। मेरे लिए इसका होना ना होना एक बराबर है। इसलिए ये सब झमेला आप सँभालें। इरफ़ान ये कहकर अपने कमरे चला गया। शब्बू भाई की तरह के ही साफ़ कोई पतल मिलाई थी। माँ का भी यही हाल था। देख रही हैं साहबज़ादा के तेवर। माँ तो इरफ़ान के जवाब से परेशान हुई थी। गुस्से से बोली, हाँ देख रही हूँ, कल करती हूँ इससे बात। देखेगा कैसे वापस मिलाता है इसे। शब्बो का फितना दिमाग इस मामले में खूब चलता था। खुद शादी के चंद माह बाद ही ससुराल वालों से लड़कर माँ के करीब किराए के घर लेकर वहाँ आ बैठी थी और मैके में अपनी हुक्मरानी चाहती थी। सुबह नाश्ते में माँ सर बांधे हाय हाय करने लगी। इरफान नाश्ते के लिए टेबल पर आया तो सिवाय चाय और कुछ भी नाश्ता नहीं था। बिनिश खाने को कुछ है या सिर्फ चाय ही मिलेगी? इरफान ने बुलंद लहजे में कहा। बिनिश और जरी किचन में नाश्ता बना रही थी। अरे वो दोनों किस-किस का नाश्ता बनाया? बीवी तुम्हारी जान छुड़ा के मैके जा बैठी है। बुलाओ इसे सँभाले आकर अपनी ज़िम्मेदारी। अम्मी को भी बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, ज़रा एहसास है इसमें? जब से गई है एक फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि सास की तबीयत कैसी है? अल्लाह अल्लाह ऐसा भी क्या बेमुरवत्ती? शब्बो ने हाथ लगाकर आखिरी जुमला बोला। इरफ़ान कुछ बोला कुछ नहीं, लेकिन बुरा ज़रूर लगा था। इसने खामोशी से जायका को मुँह ही को लगाया था कि पता था खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अरे मेरे ससुराल वाले इस काबिल ही नहीं कि इन्हें मुँह लगाया जाए। तुम्हारी बीवी खुशनसीब है जो माँ जैसी सास मिली है। इसे मेरी ऐसी सास होती तो मुझे और क्या चाहिए था। खूब खिदमत करती इनकी। शब्बू ने अपनी माँ को प्यार से देखा। इरफान को शिज़ा पर गुस्सा आने लगा था। इसे भी यही लग रहा था बीवी को माँ की कदर नहीं है। माँ ने बेटे के तेवर देखकर कहा, बस भैया फ़ोन कर अपनी बीवी और उससे कहो वापस आ आए। कल से मेरी बच्चियाँ किचन में काम करके हलकान हो चुकी हैं। बेटियाँ तो पराई अमानत होती हैं, असल तो बहू होती है। शिज़ा को कहकर आए और सँभाले घर। खाली कप इसने टेबल पर रखा और अपने काम पर चला गया। कुछ पल तो मायरा सामने खड़े शैतान सख्त इंसान की बेहसी देखती रही। रोती पलकती बच्चों के वो हाथ थामे बहुत बड़ी आजमाइश में इसे डाल गया था। बेटियां तो अल्लाह ने भी आपको भी दी है। शर्म नहीं आई ऐसा सोचते हुए मायरा ने ताज्जुब से देखा। अम्मार तलमिला सा गया। बको मत, बस मेरी बात का जवाब दो। अम्मार इस वक्त हवस की आंख में जल रहा था, इसलिए किसी बात की परवाह नहीं थी। कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मायरा ने टूटे हुए लहजे में कहा। मासूम रोती हुई बच्चियाँ रोते हुए अपने हाथ से अम्मार को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा मम्मा कहकर मायरा के पास आने को मचल रही थी। पहले अपने हाथ से ये लोहे का गुलदान नीचे रखो और पाँव से मेरी तरफ फेंको। अम्मार अब भी डरता कि बच्चे को छोड़ते कहीं मारा इस पे वार ना कर दे। इस गुलदान का एक ही वार इसका सर फाड़ के रख सकता था। मायरा का इरादा यही था कि जैसे वो बच्चे को छोड़ेगा वो अपना दाँव चल देगी, लेकिन अब तो जैसे हार चुकी थी। गुलदान इसने फेंक दिया, फिर पाँव से दरवाजे के पास धकेल दिया। एक खबासत भरी मुस्कुराहट अम्मार के चेहरे पर सजी थी, आँखों हविस की चमक थी। इसने गुलदान पाँव से बाहर धकेला, बच्चे को पीछे किया और कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया था। इस सरसब्ज़ सा बाग था, हरियाली हरियाली 400 नज़र आ रही थी। कोई नहीं था वहाँ पर, चारों तरफ बाग था और उसके इतराफ में नीला समंदर। बहुत दूर एक बड़े से पत्थर पर नौफिल को लगा ज़रिया बैठा है। भाई वो भागता हुआ इस तक पहुँचा था। देखा तो वो आयज़ा मुनज़्ज़ा को गोद में बिठाए खामोश बैठा था। ना इनसे प्यार कर रहा था, ना इनकी बात का जवाब दे रहा था और इसे बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी, लेकिन वो चुप था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। नौफिल इसके करीब पहुँच गया। आयज़ा रोने लगी थी। ज़रिया की गोद से उतरकर नौफिल के पास आ गई। देखो ना चाचू, बाबा बोल नहीं रहे, बस रो रहे हैं। भाई नौफिल तड़प कर आगे बढ़ा था। देखा तो वाकई ज़रियाब की आंखों में आंसू थे। भाई क्या हुआ आपको? नौफिल ने बेचैनी से पूछा। इसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इसका हाथ पीछे झटक दिया। फिर मुन्नज़ा को गोद से उतार कर खड़ा हो गया। बड़े गुस्से से नौफिल की तरफ देखा। एक ही तो वादा लिया था तुमसे, अफसोस के वो तुम भी ना निभा ना सके। ये कहकर इसी बाग के एक तरफ चलने लगा। दोनों बच्चियां इसके पीछे भागने लगी। नौफिल भी ज़रियाब के पीछे भागा था, लेकिन तब तक वह धुआं में तब्दील हुआ था। भाई एक सीख के साथ वो हड़बड़ा कर उठा था। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिन के 12 बजे आँख खुली थी। कुछ पल तो लगा अब भी ख्वाब के ज़ेर असर है। लिहाफ को दूर फेंक कर वो एकदम खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खोले ज़रियाब के कमरे में गया था। खाली कमरा देखकर वापस लौटे थे कि भाई अब सिर्फ ख्वाब में ही नज़र आ सकता है। अगले इतवार इसका रमशा से निकाह था। यही नौफिल ने सोचा था कि रमशा घर आ जाए तभी दोबारा मायरा से बात करेगा और ज़ोर ज़बरदस्ती से भी इसे घर लाना पड़ा तो ले आएगा। रमशा की मौजूदगी का सुनकर तो शायद आ ही जाती, लेकिन ख्वाब ने तो जैसे नौफिल के दिल को बेताब कर दिया था। आयज़ा और मुन्नज़ा के रोते चेहरे को दिल को बेचैन करने लगे थे, इसलिए सीधा घर से बाहर निकला था। गाड़ी भी बड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था। अम्मार के घर के बाहर इसने गाड़ी रोकी थी। डोर बेल दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया।
मायरा ने खुद को हालात पर छोड़ने का सोच लिया था। कमरे के बंद दरवाजे के साथ सारी राहें जैसे मुंफतिल हो गई थी। सामने खड़े शख्स की वो शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी आंखें इसने बंद कर ली। दिल से बस ये दुआ कि अल्लाह कहीं से कोई मददगार भेज दे, या इस जुल्म से पहले ज़लज़ला आ जाए, ज़मीन फट जाए और वो अंदर समा जाए। दिल खून के आंसू रो रहा था, आंखें बरस रही थी। जिंदगी किस दौराहे पे ले आई थी, लेकिन जैसे ही किसी के हाथ का लम्स अपनी गर्दन पे महसूस किया, एक आग सी वजूद में लगी थी। पूरी तरह से इसने दोनों हाथ से अम्मार को पीछे धकेला था। फिर आंखें खोली। इससे पहले वो उसकी तरफ फिर से बढ़ता, मायरा की कोशिश थी कि दरवाजे तक पहुंचकर दरवाज़ा खोल दे। इसे दरवाजे की जानिब भी भागी थी, लेकिन बाजू अम्मार की गिरफ्त में आ चुका था। एक जोरदार थप्पड़ इसने मायरा के मुंह पे मारा था। उंगलियां इसके चेहरे पे चपी थी। बहुत हो चुका, ये कहकर इसने मायरा को बेड पर बुरी तरह से फेंका था। कैसे बेहिस इंसान हो तुम, बहन कहा था तो इसी लफ्ज़ की लाज रख लेते, खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वो अब भी पीछे हट रही थी, लेकिन वो सिर्फ कमीनगी से हंस कर रहा था। ना पियूँ के बिलखने की परवाह नहीं थी, ना सामने रोती हुई औरत पर रहम आया था। इससे पहले किसी गुनाह का irतकाब शुरू करता, बाहर की घंटी बजने लगी थी। अम्मार बुरी तरह से भौंकलाया था। पहला ख्याल जुलेखा का आया था। मायरा ने भी दिल में शुक्र अदा किया कि कोई तो मदद को पहुंचा। इस वक्त तो ज़ुलेखा भी थी, तो इसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। वो बेड की दूसरी जानिब से नीचे उतर गई। इस वक्त कौन हो सकता है, अम्मार मुंह में बड़बड़ाया। तुम्हारी असलियत तो मैं सबके सामने लाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आयरन ने गुस्से से सुर्ख रंग होती आंखों से इसे देखकर कहा, दरवाजे की तरफ लपकी। फिर जोर जोर से बजाओ बचाओ कहकर चलाने लगी। अम्मार ने इसे बाजू से पकड़ना चाहा ताकि दरवाज़ा ना खोल दे। अम्मार मायरा का मुंह बंद करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा। मायरा इसे अपने आप आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। इसी में कई जगह से मायरा का लिबास फट चुका था। वो मुसलसल खुद इसकी गिरफ्त से छुड़वा रही थी, जोर-जोर से चिल्ला भी रही थी। मायरा के नाखून इसके चेहरे और बाजू और गर्दन को ज़ख्मी कर चुके थे। जब एक ज़ोरदार झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला था। अम्मार को अंदाज़ा नहीं था कि मेन गेट से कोई अंदर कमरे तक भी पहुँच सकता है, लेकिन सामने खुले दरवाजे पे नौफिल को देखकर हवास बख्ता होकर मायरा से पीछे हटा था। मेन गेट की कुंडी आयशा ने ही खोली थी। वो रो रही थी। अंदर से मायरा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर नौफिल आवाज़ का ताक़ुब करते हुए भागा अंदर आया था। बिना दरवाज़ा खटखटाए सिर्फ धक्के से खोला था। सामने अम्मार को मायरा के साथ ज़बरदस्ती करते देखकर वो किसी बिजली की तेज़ी की तरह इस तक पहुँचा था। अम्मार मायरा को छोड़ चुका था। नौफिल ने इसका गिरबान पकड़ा था। तुम और यहाँ अम्मार जितना हैरान होता इतना कम था। नौफिल ने बस एक नज़र मायरा पे हटा ली। रगों में खून की जगह आँख सी दौड़ी थी। अम्मार की तरफ वो किसी शेर की तरह कराते बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई भाभी को हाथ लगाने की। वो खौफ से पीछे हटा। ये झूठी औरत है, ये खुद मेरे पास आई थी। अम्मार ने एक और चाल चलनी चाहिए, लेकिन नूफी ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुक्के घूं से इस पर बरसाने शुरू कर दिए। मायरा ने बेड की पीछे चादर खींचकर खुद पर लपेटी थी और दोनों बच्चे के साथ पास चली गई। वो भी माँ के साथ लिपट गई थी। क्या समझा तुमने, लावारिस हैं वो, जो चाहोगे कर गुजरोगे, फिर झूठी बकवास करके इल्ज़ाम लगाओगे और मैं सुन लूँगा। अम्मार के पेट पर बैठकर वो पूरी तरह से इसके चेहरे पर मुक्के बरसा रहा था। अम्मार के नाक मुँह से खून बहने लगा। नौफिल का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मायरा भी रो रही थी। जी जाके नौफिल से कह दे कि इसे ज़िंदा ही ना छोड़े, जान से मार डाले। हम्मार हाथ पर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। खुदा के लिए छोड़ दे मुझे, क्या जान से मारेगा। अम्मार के मुँह से लफ्ज़ भी टूट-टूट कर निकल रहे थे। मत छोड़ना इसे नौफिल, इसे इतना मारो कि दोबारा किसी की तरफ आँख उठाकर ना देखे। भाई के रूह छुपा भेड़िया है ये, जिस ज़बान से मुझे बहन कहता था, इसी ज़बान से अपने नापाक इरादे बता रहा था। मत छोड़ना इसे। मायरा ने रोते हुए कहा, तो नौफिल खड़ा हो गया था। फिर अपने पाँवों पे पहने जो घर से इसके पेट में ज़रबे लगाए, वो दोहरा होकर रह गया था। शुक्र करो ज़िंदा छोड़ा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे गंदे खून से मुझे अपने हाथ नहीं रंगने। ये कहकर इसने मुनस्सर को गोद में लिया, आयशा का हाथ पकड़ा। मायरा की जानिब देखते बिना बोला, चले मेरे साथ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मायरा ने इसी चादर से अपना ज़ख्मी चेहरा छुपाया था। बाहर निकलकर गाड़ी की पिछली नीच पर बैठ गई। दोनों बच्चे चिच्चा के साथ आगे फ्रंट सीट पर बैठी थी। रो-रो के तीनों की हिचकियाँ बन गई थी। नूफिल अभी गुस्से में था, गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रहा था। घर के बाहर गाड़ी रोकी, जल्दी पहले खुद उतरा, घर का दरवाज़ा खोला। मायरा और बच्चे अंदर दाखिल हुए, खुद भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। लॉन्च के सोफे में मायरा बैठ गई, दोनों बच्चे भी इसकी गोद में बैठ गई थी। मम्मा, मामू ने मारा है आपको? आयशा ने रोते हुए पूछा। माँ के चेहरे पे लगी खरोच से रसने वाले खून को भी साफ कर रही थी। नहीं, वो तुम्हारा मामू, नूफिल धारते हुए बोला। डर के मारे मायरा भी घबरा सी गई थी और बच्चियाँ भी। गुस्से से सुर्ख चेहरे, सुर्ख आँखें, बंद मुट्ठियाँ, फूले हुए साँस से वो फिर से फूला।
आज के बाद मैं नाम भी ना सुनूँ इस शख्स का, कभी इसका बच्चा मर जाता आज मेरे हाथों, चाहकर भी अपना गुस्सा ज़ब्त करने से कासिर था। फिर एक नज़र मायरा के ज़ख्मी चेहरे पर पड़ी तो दिमाग की तनाबें खींचने लगी। मेरी बात सुने आप, गुस्से से फूले हुए साँस लेते हुए बोला, आज के बाद मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ मत कीजिएगा। ये पता नहीं क्यों मेरा दिल बेचैन था, कैसे मैं वहाँ पहुँच गया। अगर वक़्त पर ना पहुँच पाता तो खुद को कभी भी माफ़ ना कर पाता। क्या मुँह दिखाता क़यामत के दिन भाई को कि मैंने इनसे किए वादे की लाज़ नहीं रखी। मायरा कुछ नहीं बोली, बस दिल से रब की शुक्रगुज़ार थी जिसे इज़्ज़त रख रही थी। मायरा की खामोशी इस वक़्त नौफ़िल पर गिरा गुज़र रही थी। सुन रही है क्या कह रहा हूँ मैं? आज के बाद आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएँगी, वरना मैं बहुत से सख्त लफ्ज़ मुँह में दबा गया। मायरा टूट-फूट कर रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दो नौफ़िल, बस रोते हुए यही कह पाई थी। ना वो मायरा को चुप करा सकता था, ना आँसू पोंछ सकता था, ना ज़ख्मों को देख पा रहा था। बेबसी घर से बाहर निकल गया। बुरी तरह से साँस फूल रहा था। ये ख़्याल ही सुहाने रूह थी कि अगर वो ना जाता तो क्या हो जाता। एक घुटन का एहसास पड़ने लगा था, साँस लेने में दुश्वारी हुई। जेब से इन्हेलर निकालकर इसने अच्छे से हिलाकर जल्दी मुँह लेकर 2 पफ लिए थे। बहुत अरसे बाद इसे अस्थमा का अटैक हुआ था। इन्हेलर मुँह से निकाल कर बंद मुँह बंद किए वो अपना नाक के ज़रिए लंबे-लंबे साँस खींचकर ले रहा था। कुछ देर वहीं बाहर ही खड़ा रहा, अपने गुस्से को ज़ब्त करता रहा। फिर वसी को कॉल की, "वसी भाभी को लेकर घर आ जाओ अभी इसी वक़्त।" ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया और पूछता रह गया, "हुआ क्या है?" कुछ देर में गुस्सा ज़रा कम हुआ तो वो अंदर आ गया था, लेकिन लाउंज खाली था, अलबत्ता ज़रिया का कमरा बंद था। कुछ ही देर में वसी अपनी बीवी के साथ पहुँच गया था। अंदर आते ही पूछने लगा, अब बता क्या बात थी? मैं परेशान हो गया था। मैं भाभी को वापस ले आया हूँ। नौफ़िल ने पूरी बात बताना मुनासिब नहीं समझी। अच्छा, वो ताज्जुब से बोला, लेकिन तुम तो कहते रमशा से रुखसती के बाद लाओगे। वो शायद आने से इनकार कर रही थी। हाँ, इनकार तो कर रही थी, लेकिन भाभी के बगैर शादी कैसे कर सकता था, इसलिए मिन्नत से माजिद करके ले आया। कमरे में है, मैं इनसे मिल लेती हूँ। ज़ुनैरा ये कहकर मायरा का दरवाज़ा बजाने लगी। कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुला था। मायरा कपड़े तब्दील कर चुकी थी। सफ़ेद चादर भी सर पर अच्छे उड़ी हुई थी। बच्चियाँ रो धोकर फिर से सो चुकी थी। बुखार फिर से तेज़ होने लगा था, खुद भी थकी-थकी सी थी। ज़ुनैरा इसके गले लगकर मिली थी। वो बाहर आकर बैठ गई, चेहरे पर अब भी खोज के निशान थे, आँखें रोई-रोई थीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अच्छा हुआ आप वापस आ गईं। वसी ने खड़े होकर सलाम किया था। अपना घर है, इनका वापस तो आना ही था ना, बस तुमसे एक गुज़ारिश है, ज़ुनैरा भाभी को 1 हफ़्ते के लिए यहीं छोड़ दो। भाभी के साथ मिलकर निकाह की कुछ तैयारी करवा देंगी। 8 दिन रह गए और कुछ भी नहीं हुआ है। नौफ़िल की बात पर सबसे ज़्यादा हैरान माहिरा थी, हर बात से बेखबर थी। हाँ ठीक है, मैं ज़ुनैरा को यहीं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। वसी ने फ़ौरन हामी भरी थी। ज़ुनैरा कब से माहिरा के चेहरे की तरफ देख रही थी। भाभी चेहरे पे नाख़ून कैसे लगे, वो भी इतने बुरे तरीके से। मुनज़्ज़र ने मारते थे, ज़िद में आ जाए तो ऐसा ही करती है। जवाब नौफ़िल ने दिया था, नहीं चाहता था कि सच्चाई किसी को पता चले। माहिरा चुप ही रही थी। भाभी मैं खाना बाज़ार से ले आऊँगा, कुछ और चाहिए तो वो भी बता दें। नौफ़िल दोनों बच्चों को बुखार हो रहा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। मायरा ने धीरे से कहा, बुखार है? वो फ़ौरन इसी कमरे में गया था, वसी भी इसके पीछे कमरे में गया। दोनों बुखार से तप रही थीं, वसी के साथ ही वो आयज़ा मुनज़्ज़र को डॉक्टर के पास ले गया था। रात को ज़ुनैरा मायरा के कमरे में इसके पास रुकी थी। इसे पता चला था कि अगले हफ़्ते नौफ़िल रोमशा से निकाह कर रहा है। सुनकर कुछ इत्मीनान हुआ था, कम से कम वो सुकून से तो रह सकेगी, लोगों की बातों का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब मायरा की वापसी की खबर रमशा को मिली तो वो अकड़े हुए लहजे से बोली, वो क्यों वापस आ गई? नौफ़िल, इन्हें इनकी कज़न के पास ही छोड़ाओ प्लीज़, मैं अपने घर में किसी की दखल अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी। नौफ़िल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही थी। मुलाकात नौफ़िल के कहने पर ही हुई थी। वो इससे मिलकर बताना चाहता था, लेकिन इसकी बात सुनकर मुत्तज़िब हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो घर भाभी का भी है, लेकिन वो छोड़कर जा चुकी थी हमेशा के लिए। मैं शादी पर इन्हें वापस ज़रूर लाता, रमचा यूँ जल्दी में और सादगी से निकाह करने की वजह भी यही थी। मुझे भाभी को वापस लाना था, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, इसलिए इन्हें कल ही मना कर लेकर आया हूँ। नौफ़िल ने पानी पीते हुए बोला, नौफ़िल, मैं ये यूँ नहीं रह सकती, मुझे अपनी प्राइवेसी में किसी की मदाख़लत हरगिज़ पसंद नहीं है। तुम्हारे भाई अगर ज़िंदा होते तब भी मैं शादी से पहले अलग घर की डिमांड करती। तुम्हें पसंद करने की असल वजह भी यही थी कि तुम अकेले रहते हो, वरना मुझे रिश्तों की कमी नहीं थी। रमशा ने नक़ुद भरे अंदाज से कहा था, पता था कि अगले हफ्ते शादी और ऐसी सूरत-हाल में इनकार नहीं करेगा, इसकी बात मान लेगा। ये तुम मुझसे कह रही हो, वो भी अब, अगर भाई हयात होते मैं तब भी कभी अलग रहने को नहीं सोचता। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए रुखसती से पहले अपना माइंड बिल्कुल सेट करके मेरे घर आना। भाभी के साथ तुम्हारा रवैया बिल्कुल दोस्ताना होना चाहिए, तुम्हारी ज़रा-सी बेअतराई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपनी बात बारूब अंदाज से उसने रमशा से कही थी। खाने की भरी प्लेट पीछे खिसकाकर नैपकिन से नौफ़िल ने मुँह साफ़ किया। पहले मायरा और बच्चों की वजह से उलझा था,
ऊपर से रमशा की बातों ने मज़ीद तपा के रख दिया था। यू नो व्हाट, हमें अभी सोच लेना चाहिए नौफिल, क्योंकि तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली पहले तरजीह रही है। मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मुझे इम्पोर्टेंस दे के मुझे वैल्यू दे, सिर्फ मैं इसकी पहली तरजीह हूँ। रमशा की बात इसने तपे हुए ही सुनी थी। एक हफ्ते बाद शादी है हमारी, सबको मालूम हो चुका है, दोनों जानिब तैयारियां हो रही हैं। तुम मुझे यहाँ पे बैठी ये कह रही हो हमें अभी अभी सोच लेना चाहिए। रमशा, आर यू इन योर सेंसेस? नौफिल को इसके करने की वजह समझ नहीं आ रही थी। लड़कों का तो फिर कुछ नहीं बिगड़ता था, लेकिन लड़की की इज्जत तो बहुत नाजुक होती है। लेकिन रमशा आम से अंदाज से कंधे उचकाकर बोली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी भी तीसरे के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। मेरा लाइफ़स्टाइल और है। रमशा का लहज़ा वैसे थे हद तक भरा। नौफिल ने इसका हाथ पकड़ा और मंगनी की अंगूठी उतार ली, फिर अपने हाथ से इसकी पहनाई हुई अंगूठी उतार कर सामने रख दी। रमशा देखती रह गई। इसे लगा नौफिल इसकी बात मान जाएगा। ये मेरा लाइफ़स्टाइल है, ऐसा रिश्ता है जो मुझे मेरे लाइफ़स्टाइल से दूर करके एक बोझ की मुझे सारा सहारा उठाना पड़े। बेहतर है मैं इसे खुद ख़त्म कर दूँ। जाओ, मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम जियो अपनी ज़िंदगी। ये कहकर वो उठकर आ गया। रमशा हक्का-बक्का इसे देखती रह गई। जुलेखा जब घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आई तो अम्मा ज़ख्मी हालत में दोहरे पड़े दर्द से कराह रहा था। हाथ में पकड़े शॉपर वहीं गिरे थे। वो तेज़ी से इसके पास आई थी। ऊपर जगह-जगह नील के निशान, नस्ल से खून, मुँह से खून और वो पेट पकड़े तड़प रहा था। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम तो रात गए घर लौटने वाले थे। अम्मा ने धीरे-धीरे से एक झूठी कहानी सुनानी शुरू की। अरे वो घटिया औरत का अपने देवर से चक्कर चल रहा था। हाँ, तुम्हारे कहने पर मैं इसे अपने घर ले आया था। इसे बहनों की तरह से सँभाला। इसके बच्चों अपने बच्चों से ज़्यादा समझा। मुझे क्या पता था इज़्ज़त का लिबादा उड़े। वो औरत क्या चाल चल रही है। मैं जब अपने दोस्तों के पास पहुँचा तो जेब में बटुआ नहीं था, घर में ही भूल गया था। फिर बटुआ लेने घर आया तो एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो इस हराफा औरत की बेटी ने दरवाज़ा खोला था। कमरे से आवाज़ें आ रही थी, हँसने की आवाज़ें, बातें करने की। मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों चुप हो गए। फिर दिलेरी दिखाते हुए इसके देवर ने दरवाज़ा खोला। जिस हाल में इन दोनों को देखा, तौबा तौबा! अमारा ने कराहते हुए कानों को हाथ लगाया। बड़े धीरे से वो बता रहा था। फिर क्या हुआ? होना क्या था? बेगम, मुझे तो देखकर आँख लग गई। मैंने कहा मैं मोहल्ले वालों को बुलाकर अभी तुम दोनों की करतूतें बताता हूँ। बस फिर इस कमीने ने ना आओ देखा ना ताओ मुझे मारने पीटने लगा। क्या ये हाल कर दिया मेरा, और कहा अगर मैंने ज़बान खोली तो जान से मार देगा। जुलेखा के हाथ सब कुछ जा चुका था। मायरा को देखकर कभी ये नहीं लगा था कि नौफिल के लिए ऐसे जज़्बात रखती है, लेकिन मियाँ की हालत देखकर और नौफिल का तेज़ मिजाज देखकर अम्मार की बातों पर यकीन हो गया था। मैं कौन सा इसे छोड़ दूँगी, देखो कैसे इसके पूरे मोहल्ले में इसे बदनाम करती हूँ। अरे रहने दो बेगम, ये ना हो कि मेरी जान ले ले। अरे रहने दो मियाँ, पुलिस में एफ़आईआर कटवाऊँगी इनके खिलाफ, इन दोनों का असल चेहरा दिखा कर रहूँगी। मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूँगी दोनों को। मेरे सारे किए कराए पे पानी फेरा है उन्होंने, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। जुलेखा तो घर के ख्वाबों में सजाए बैठी थी, जो अब होता ना होना मुमकिन नहीं था। शीज़ा के नंबर पे इरफ़ान की कॉल आई थी। वो रात का खाना खाई थी, बस यही सहन में बैठे थे। बस ज़ियान अंदर आया था। इसकी वालिदा ने इसे शीज़ा के सामने आने से सख्ती से मना किया था और वो खुद भी आना नहीं चाहता था। शीज़ा ने फ़ोन उठाया। जी इरफ़ान कहिए, तुम्हें ज़रा भी परवाह है अपने ससुराल की? मेरी माँ को सुबह से बुखार है, तुम मैके जाकर यूँ भी तसल्ली होकर बैठी हो कि जैसे ससुराल से कोई ताल्लुक ही ना हो। अभी इसी वक्त घर पहुँचो, इसी वक्त, ये कहकर इरफ़ान ने फ़ोन बंद किया था। जब नौफिल घर पहुंचा था, मायरा इस वक्त बाजार से लौटी थी, थकी थकी सी लग रही थी। रात को बुखार की दवा घर से ढूंढ कर खाई थी और सुबह किचन का बिगड़ा हुलिया दुरुस्त किया था। खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर बराबर वाली खाला के पास बच्चों को छोड़कर जुनैरा के साथ बाजार चली गई थी। जुनैरा ने बहुत कहा कि पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। सुबह पैसे नौफिल ने इसे दे गया था। रमशे के लिए काफ़ी जोड़े वो खरीद कर लाई थी, यहाँ तक कि निकाह के लिए भी। बच्चों के कपड़े भी खरीदे थे, अपने लिए सफ़ेद रंग के ही जोड़े खरीदे थे। जुनैरा ने बहुत कहा कि कोई रंग के खरीद ले, लेकिन वो नहीं मानी। ना दिल में रंगों की ख्वाहिश थी, ना ही लोगों की चुभती नज़रों का सामना करने की हिम्मत। सोच चुकी थी कि अब ऐसी ही बनकर ज़िंदगी गुजारेगी जैसा लोग इसे देखना चाहते हैं। एक सफ़ेद सी चादर हमेशा वो सर पे लिपटे रखती थी, बस इसका चेहरा भी दिखता था। काफ़ी बड़ी सी चादर थी जिसमें मुकम्मल सिमटी रहती थी। नौफिल को देखकर बस ज़रा-सा मुस्कुराई। नौफिल बेड पे बिखरे फैंसी कपड़े देखकर दरवाज़े के पास आकर रुक गया था। बताने तो ये आया था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस वक़्त मायरा के अलावा ज़ुनैरा और खाला भी मौजूद थीं, इसलिए बात करते हुए झिझक सी महसूस हो रही थी। मायरा ने इसे देखकर अंदर बुलाया। आओ ना नौफिल, ये देखो 10 जोड़े रमशा के लिए खरीद लिए, बाकी वो शादी के बाद अपनी पसंद से खुद खरीद लेगी। और ये बच्चों के कपड़े हैं। वो बेड पर बिखरे कपड़े इसे दिखाने लगी। वो खरामा-खरामा कदम उठाता हुआ करीब आया था, लेकिन किसी को
चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा था। साइड पे रखे ज़ेवरात के बॉक्सेस में से एक बॉक्स उठाकर मायरा इसे देखने लगी। इधर आओ नौफिल, ये देखो ये मेरा ज़ेवर है, इतनी जल्दी बाज़ार से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, फिर बाद में रमशा को पसंद आए ना आए, इसलिए चाहो तो मेरा ज़ेवर इसे पहना दो, बाद में वो अपनी मर्ज़ी का खरीद लेगी। मायरा इसे चीज़ें भी दिखा रही थी और मुसलसल खाँस भी रही थी। चेहरे पर भी थकोट के असरात थे। "आँख को क्या हुआ? इतनी खाँसी क्यों हो रही है आ रही है?" नौफिल ने फिक्रमंदी से पूछा। "मैं ठीक हूँ नौफिल, बस यूँ ही।" मायरा का मदफ़ाना अंदाज़ था, लेकिन ज़ुनैरा चुप नहीं रही। "नौफिल भाई, भाभी को फ़ीवर है, मैंने बहुत कहा डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, लेकिन नहीं मानी, बस पैनाडोल खाकर बाज़ारों में घूमती रही हैं।" ज़ुनैरा ने साफ़गोई से बताया। नौफिल ने एक तिखी नज़र मायरा पे डाली, फिर उसके हाथ से सोने के सेट का डिब्बा नौफिल मायरा के हाथ से लिया और बंद करके बेड पर रख दिया। "चलें मेरे साथ, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ?" "नौफिल मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस ज़रा-सा बुखार खाँसी है।" ज़ुनैरा तो यूँ ही ज़ुनैरा ने मायरा की बात में भी वहीं रोक दी थी। "यूँ ही नहीं भाभी, मुझे सुबह अच्छा खासा बुखार था, आप जाएँ नौफिल भाई के साथ दवा ले आएँ, ये मैं सब सँभाल लूँगी।" ज़ुनैरा चीज़ें समझने लगी। मायरा नौफिल के साथ चली गई। वापसी पर नौफिल ने मायरा रमशद से होने वाली सारी रवादार सुनाई थी। वो नौफिल को समझाने लगी थी। गुस्से और ताव से बोली, या ये क्या कर आ रहे हो तुम, पागल हो गए क्या? मायरा को जज्बाती फैसले पर गुस्सा आया था। गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी थी। दोनों हाथ स्टीयरिंग पे जमाए उसकी तरफ देखकर बोला, तो और क्या करता, खुद को पता नहीं क्या समझती है। बड़ा उलझा और उकताया हुआ अंदाज था। नौफिल मैं खुद बात करती हूँ रमशा से, रिश्ते मजाक तो नहीं होते ना, चाह कर लिए, जब जी चाह में आए तोड़ लिए। मायरा परेशान सी हुई थी। "रहने दे भाभी, मुझे इससे शादी नहीं करनी, वो शादी के बाद भी यही डिमांड रखेगी।" इशारा करते इसने गाड़ी बढ़ाई थी। "नौफिल, ये इतना बड़ा इश्यू तो नहीं था जिस पर तुमने रिश्ता ख़त्म किया, मसला मेरा था, मैं अम्मी के घर चली जाती, वहाँ रह लेती।" मायरा को अपना आप कसूरवार लग रहा था। एक नज़र नौफिल ने इसके चेहरे के ज़ख्म पर डाली, हाथ आके दीवार फैलाकर फिर कोई अम्मार जैसा आपके कमरे में पहुँच जाता। "भाभी, हमारा माशा अकेली औरत को अपनी जागीर समझता है। एक अकेली औरत का जो छोटी बच्चियों के साथ सर्वाइव करना इतना आसान नहीं जितना आप समझती हैं।" नौफिल ने सामने फ्रंट शीशे की तरफ देखा, एक सच्ची हकीकत की तरफ इसकी तवज्जो मबज़ूल करवाई थी। मेरी अम्मी ने भी किया था, मोहल्लेदार अच्छे भी होते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके वालिद आपकी शादी से कुछ 2 साल पहले ही वफ़ात पा गए थे। आपकी वालिदा बुज़ुर्ग की दहलीज़ पर थी। बच्चे जवान हों तो औरत का तहफ़्फ़ुज़ आसान हो जाता है। 4 साल की आयज़ा और 3 साल की मुनज़्ज़ा, फिर आप भी कोई बड़ी नहीं है, मैं आप लोगों को बेआसरा नहीं छोड़ सकता, कोई और रास्ता भी निकल सकता है। "और कौन-सा रास्ता? रमशा, मोहब्बत है तुम्हारी।" मायरा को यही बात बेचैन की हुई थी। "ऐसी 100 मोहब्बतें मेरे भाई के वादे पर कुर्बान हैं।" वो बड़ी संजीदगी से बोला था, नज़रें अब भी सामने थी। "फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं रह सकती। नौफिल, लोग क्या कहेंगे? मुझे अभी ले जाओ रमशा के पास, मैं बात करती हूँ, इसे शायद समझ जाए।" मायरा को एक मखदूम सी उम्मीद थी कि वो शायद मान जाए। "आप छोड़ें रमशा को, पैसे का बहुत ज़हम है इसे, वो कभी नहीं मानेगी। आप खाला से बात करें, किसी भी गरीब घराने की लड़की ले आएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस इसे ये अच्छी तरह बता दीजिएगा इसे यहाँ रहना है, कैसे अलग रिहाइश का तकाज़ा वो कभी नहीं करेगी और आपकी हर बात मानकर रहेगी। शादी भी मैं इसी इतवार को करूँगा। रमशा क्या समझती है, मरा जा रहा हूँ उसके लिए, इसी हफ़्ते शादी करके दिखाऊँगा।" फिर इस वक़्त सिर्फ़ ज़िद में था। लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे? नौफिल, माहिरा अपनी परेशानी में रही हूँ। 1 हफ़्ता पहले कौन शादी करेगा? मेरी इसके अलावा कोई डिमांड नहीं भाभी, जहेज़ वग़ैरह कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जो वक़्त दिया जाए सादगी से निकाह ही तो करना है और बेफ़िक्र है, जैसी भी लड़की होगी मैं इसके साथ रह लूँगा। गाड़ी अब घर के करीब थी। घर के सामने पुलिस और ज़ुलेखा और अम्मार भी मौजूद थे। बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। खाला और ज़ुनैरा के साथ वसी भी खड़ा था और बहस कर रहा था। सामने से अनीला और शम्सुद्दीन भी वहीं खड़े थे। अपनी गली का मोड़ मोड़ते माहिरा और नौफिल ये सब नज़ारा देखकर हैरान परेशान हुए थे। "ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?" नौफिल माथे पर बल डाले बोला, "पता नहीं अब ये लोग क्यों आए हैं?" गाड़ी गेट के पास रुकते ही ज़ुलेखा मायरा की जानिब बढ़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मायरा बाहर निकलने का कहने लगी। "निकलो बाहर, तुम्हारी तो मैं इसलिए सबके सामने लाती हूँ।" ज़ुलेखा चिल्लाकर बोली थी। मायरा का रंग फ़क हुआ था। कौन-सा नया तमाशा लगाने आ गई थी वो? नौफिल गुस्से से बाहर निकला और ज़ुलेखा के पास आकर खड़ा हो गया। "हटो पीछे यहाँ से, खबरदार जो भाभी को हाथ भी लगाया तो।" नौफिल के सख्त लहजे पर वो पीछे हटी थी। मायरा गाड़ी से बाहर आई तो ज़ुलेखा एक पुलिस ऑफ़िसर के पास पहुँच गई और उंगली का इशारा नौफिल और मायरा की तरफ था। "देख लें इंस्पेक्टर साहब, किसी ख़राफ़ा औरत है, कैसे बेशर्मों की तरह देवर के साथ यहाँ घूमती फिर रही है और मेरे घर में दुनिया को दिखाने के लिए इद्दत गुज़ारने आ गई थी। देवर नामहरम अकेला है तो रह नहीं सकती थी। मैंने और मेरे मियाँ ने अपनी हैसियत से बढ़कर इसके साथ भलाई की है, लेकिन मेरे ही घर पर इस औरत ने अपना मुँह काला करने के लिए अपने देवर को बुला लिया। मेरे मियाँ ने रंगों हाथ इन्हें क्या पकड़ लिया तो इसी को मार पीट कर दोनों भाग कर आ गए।" ज़ुलेखा की झूठी कहानी सुनकर मायरा चकरा कर रह गई थी। नौफिल को लगा किसी ने आग की छटी में डाल दिया
दिया हो, इस किस्म का घटिया इल्ज़ाम था जो वो सुन रहा था। उसी से उसने अम्मार की तरफ देखा जो नौफल को देखते ही अपने सूजे मुँह के साथ इंस्पेक्टर के पीछे छुप गया। नौफल इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। मायरा रोने लगी, जल्दी से घर के पास खड़ी ज़ुनैरा के पास खड़ी हो गई। वसी पहले से इंस्पेक्टर के पास ही खड़ा था। आपसे पूछ सकता हूँ आप इन झूठे लोगों को लेकर मेरे घर के सामने तमाशा किस बिना पर लगा रहे हैं? खुद तो इन लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं, इसलिए दूसरों को बिला वजह बदनाम करने पहुँच गए हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है आपने इनके शौहर का कातिलाना हमला किया है। इंस्पेक्टर ने कड़क लहजे में कहा, अपनी इज़्ज़त और जान बचाने के लिए अगर इंसान सामने वाले को 2-4 हाथ लगा दे तो क्या वो मुजरिम हो जाता है? मैंने भी यही किया है। आपको पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इंस्पेक्टर की बात नौफल ताज्जुब से देखा। कोई आपकी बहन, बेटी, भाभी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए पकड़ा जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी बेबस मजबूर बेटी को एक दरिंदे के हाथों लुत्ता देकर आप इसे वहीं छोड़कर कानून की पासदारी करते हुए पुलिस बुलाने चले जाएँगे या तैश में आकर इसका मुँह तोड़ देंगे। नौफिल के सवाल पर इंस्पेक्टर ने ज़रीक नज़रों से इसे देखा था, लेकिन ये औरत तो कुछ और ही कह रही थी। इंस्पेक्टर ने सख्त नज़रों से ज़ुलेखा को देखा। बकवास कर रही है ये कहकर वो 2 कदम पीछे हुआ। मायरा भी वहीं ज़ुनैरा के साथ खड़ी थी। इसे बाजू से पकड़कर इंस्पेक्टर के सामने खड़ा कर दिया। ज़ख्मी चेहरे की तरफ इंस्पेक्टर की तवज्जो मबज़ूल करवाई। ये देखिए, एक औरत होते हुए अगर वो अपना बचाव करे तो मर्द की दरिंदगी इस हद तक पहुँचती है। न जाने कहाँ-कहाँ इस शख़्स की दरिंदगी के निशान हैं। अपने साथ लेडी स्टाफ लेकर आना था ये ताकि वो देख सकती। नौफल की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने अपने पीछे खड़े अम्मार को घूर कर देखा। फिर गौर से नौफल को देखने लगा। आपने इसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? इंस्पेक्टर ने नौफल से पूछा तो नौफल ने ताज्जुब का इज़हार करते हुए कहा, जैसे बड़ा इंसाफ मिल जाता। मुझे अपनी भाभी की बदनामी गवारा नहीं थी इसलिए चुप था, लेकिन इन कमज़रफ़ों की वजह से बात सबके सामने आ गई। इसलिए अब नहीं छोड़ूँगा इसे। नौफल की बात सुनकर अम्मार घबरा गया था। झूठ बोल रहा है ये शख़्स, ये भला वहाँ क्या कर रहा था? इसे कैसे पता मेरा मियाँ क्या कर रहा है जो ये खुदाई फरिश्ता बनकर वहाँ पहुँच गया? ज़ुलेखा चिल्लाकर कहने लगी, मैं तो भाभी को इनके घर के कागज़ात और इनके ज़ेवरात देने आया था जो इन लोगों के कहने पर उन्होंने मुझसे मँगवाए थे। क्यों मँगवाए थे? मँगवाए थे कि नहीं? नौफल ज़ुलेखा की तरफ गुस्से से देखकर बोला। वो चुप सी हो गई। ये दोनों मियाँ-बीवी पैसे की लालच में शरीयत का झूठा ढोंग रचाकर भाभी को यहाँ से लेकर गए थे। फिर इन्हें कमरे में कैदियों की तरह रखा। इन्हें अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाकर इनकी वालदा के घर के कागज़ात और ज़ेवरात मुझसे मँगवाए। जब मैं वो सब देने गया तो मुझे घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा मेरी भतीजी ने खोला था। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा देकर दरवाज़ा खोला तो ये शख़्स मेरी भाभी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। आप मेरी पूछ सकते हैं, वरना चलें मेरे साथ इनके मोहल्ले में 4 गवाह भी इकट्ठा कर देता हूँ। करें इसे गिरफ़्तार। नौफल कहर भरी नज़रों से अम्मार को देख रहा था। अब तो ज़ुलेखा भी चुप हो गई थी। अम्मार घबराकर माफ़िया माँगने लगा। मैं बहुत गरीब सा बंदा हूँ, ठहरा बहक गया था जी, बस गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें जी। इंस्पेक्टर के पाँव पकड़ के वो रोने लगा। आगे आपको यकीन अब लेकर जाएँ, इसे अब कल आकर एफआईआर कटवा देंगे इसकी। और नौफल ने इंस्पेक्टर से कहा, मायरा कुछ नहीं बोली, बस रोई जा रही थी। इस गली के आस-पास के बहुत से लोगों ने बातें सुनी थी। लगाओ इसे हथकड़ी। इंस्पेक्टर ने अपने एक एहलकार से अम्मार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे मियाँ को छोड़ दे, हम गरीब हैं इसलिए ये लोग हमें दबा रहे हैं। ज़ुलेखा रोने लगी, वलवला मचाने लगी, बीबी तुम्हारे मियाँ ने खुद इतराफ़ किया है, हटो पीछे। इंस्पेक्टर के इशारे पे अम्मार को हथकड़ी लग चुकी थी। ज़ुलेखा मायरा के पास आकर रोने लगी, मायरा तू बचा ले, मेरे मियाँ को ये ज़ुल्म ना कर। मायरा चुप ही रही। एक तो ज़्यादती की कोशिश भी इसी के साथ की गई थी, फिर यूँ सबके सामने बात भी इसी की छाली गई थी। नौफल अगर अपना दिमाग न चलाता तो मुजरिम बन चुकी होती। नौफल मायरा के सामने खड़ा हो गया, चलो चलो ड्रामेबाज़ी कहीं और जाके करो, निकलो यहाँ से, तुमने बदनाम करने की कोशिश की, अब तुम्हें बताता हूँ बदनामी होती क्या है। भाभी को बेवकूफ़ बनाना तुम लोगों का आसान होगा, लेकिन मैं नौफल हूँ, तुम जैसे को तुम्हारी औकात बहुत अच्छे तरीके से याद दिलाऊँगा। उँगली के इशारे से नौफल ने ज़ुलेखा को मायरा से पीछे हटने का इशारा किया। ज़ुनैरा भाभी भाभी को अंदर ले जाएँ। नौफल ने ज़ुनैरा से कहा, वो मायरा को अंदर ले गई। बाकी सब अपने कमरों में चले गए। नौफल और वसी ने भी अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ुलेखा और बाहर खड़ी रोने लगी। बस अनीला ही बाहर खड़ी रही। मिर्च मसालादार खबरों को सुनाने और फैलाने की आदत जो उसे पड़ गई थी। फिर नौफल से भी खार खाती थी। सबके घरों में जाते हुए ज़ुलेखा के पास आ गई। ऐसा भी क्या हुआ था मुझे बताओ, ये लड़का तो बड़ा तेज़ है बहन, किसी को सामने खड़ा नहीं होने देता। अनीला की बात सुनकर ज़ुलेखा को कुछ ढारस हुई थी। क्या बताऊँ, हम गरीब हैं इसलिए मुजरिम है, मेरे मियाँ पर डोरे डालती रही औरत। अब मर्द का दिल नहीं लजाएगा तो और क्या होगा। एक और झूठी कहानी ज़ुलेखा ने शुरू की थी। अनीला बड़े गौर से सब कुछ सुन रही थी। आखिर बात भी तो घर-घर जाकर बतानी थी।
शीज़ा ने खाना भी ठीक से नहीं खाया था और फ़ारूक के कहने लगी कि इसे वापस छोड़ा है, ऐसी भी कि आफ्ताब टूट पड़ी है इन पर। महीने बाद तुम आई है, 2 दिन भी चैन से नहीं गुज़ारे तुमने। फ़ारूक को नंबर मिला, ज़रा फ़रहान का मैं बात करती हूँ। इंदिरा बेगम का कलेजा जला था। नहीं अम्मी, खुदा के लिए कुछ मत कहिएगा इनसे, कल भी तो मुझे जाना ही था, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी माँ से ये कहकर भाई के पास आई थी। भाई मुझे घर छोड़ आए, वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। इफ़रान के सख्त रवैये से परेशान हुई थी। वो दूर खड़ा ज़ियान सब देख रहा था, दिल कुछ मुत्तफ़िक़ भी हुआ था, लेकिन बात को लापरवाही में डाल के था। मुझे क्या है। सीधा जब घर पहुंची तो सास सस बांधे हाय हाय कर रही थे। इरफान इनकी टांगे दबा रहा था। शबो माँ को दवा खिलाने की कोशिश कर रही थी। अरे शबो, मुंह पहले ही कड़वा है मेरा, मुझसे नहीं खाएगी जाएगी कड़वी दवा। दवा पीछे करते हुए माँ जी ने नाक चढ़ा कर कहा। फुरकान ने माँ के चेहरे पे हाथ रखा। वैसे अम्मा, आपके बुखार के भी क्या कहने, जिस्म तो अच्छा खासा ठंडा है। अब वो इनका ठंडा बाजू भी पकड़कर देख कर कहा, हट कमबख्त मारे, तुझे तो माँ का ज़रा एहसास नहीं। मेरा असल फर्माबरदार तो मेरा इरफान है। माँ ने फुरकान का हाथ पीछे झटका था। अम्मा आप छोड़े इसे, मैं हूँ ना आपकी खिदमत करने के लिए। इरफान ने पाँव और जमा कर दबाने शुरू किए। शीज़ा अंदर दाखिल हुई तो अम्मा जी की हाय हवाएं तेज़ हो गई थी। भाभी आगे आपको भी हमारी माँ का ख्याल। दरनिश की करारदार आवाज़ निकलते अंदर शुक्र किया था कि जो जो 4 काम इसकी गैर मौजूदगी में हमारे करने पड़े थे, इससे जान छूटी। एहसास कैसा। इरफान ना कहते तो अब भी मैडम को कहाँ ख्याल आना था। शब्बो ने उबरू चढ़ा कर कहा। इरफान की घूरती नज़र से शीज़ा की जान लबों पर आती थी। अब क्या यहीं खड़ी रहोगी, चलो इधर आओ, सर दबाऊं अम्मा का। शीज़ा कमरे का दरवाजे के पास खड़े देखकर सख्त लहजे से बोला। शीज़ा चलते हुए उसके पास आकर बैठकर सर दबाने लगी। हाय हाय, कैसी बदलिहाज बहू मिली है, मुझे ना सलाम ना खैरियत पूछी है, बस मियाँ से एहसास मिला तो आ गई सर दबाने। सास तो किस हाल में खुशी नहीं थी। क्या बात है तमीज़, अपने घर की दहलीज पे भूल कर आई हो, सलाम करो अम्मा को। इरफान इस पर फिर कर बोला, ऐसी बात नहीं है, बस जल्दी में जहन से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, वो धड़कते दिल के साथ बोली। शब्बो और जरिश इसकी रंगत खौफज़दा चेहरे को देखकर अपनी हंसी दबा रहे थे। भाई ने बीवी को दबा कर रखा होता, मर्द कराने का गोया वही हकदार था। फुरकान ने तासुब से भाई को देखा। आपा, खुदा का वास्ता है, कभी अपने घर का भी रास्ता भूल जाया करो, आकर हमारा घर संभाल लेती हो और हम दीवानों की तरह घर में सोने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो पहले शब्बों के हर वक्त घर आने में मौजूद होने पर नाला ही रहता था। तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है, ऐसी बात करते हो बड़ी बहन के साथ। इरफान की तोपों का रुख अब फुरकान की तरफ था। माफ़ करना इरफान भाई, बात तो बीवी के साथ ऐसे ही नहीं की जाती जैसे आप कर रहे हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अच्छी खासी मासूम सी फर्माबरदार बहू मिल गई है इन्हें, पता नहीं शुक्र क्यों नहीं करते। फुरकान को अफसोस हुआ था शीज़ा के साथ सबका रवैया देखकर। तो फिर मुझे कोई केस नहीं करवाना, 2 दिन में जेल में गुज़ारने इस शख़्स ने यही काफ़ी है। तुम्हारे लिए रिश्ता देखने जाना है, शादी भी तुम्हें बस 4 दिन में ही करनी है। मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काट सकती। मायरा ने माँ पर केस करने से साफ इनकार कर दिया था। जो सज़ा इन्हें मिल चुकी थी काफ़ी थी। मायरा ठीक कह रही है बेटा, अब छोड़ो भी इस किस्से को। पुलिस वाले कौन से अच्छे होते हैं, न जाने क्या-क्या सवाल करेंगे बच्ची से। खाला ने भी मना कर दिया था। नौफिल भी चुप हो गया। अपनी शादी का मसला ना होता तो अम्मार को मज़ीद सज़ा दिलवाता। अबीरा शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, 5 बजे वो लोग पहुँच जाएँगे। सुना है अच्छे खासे ठीक-ठाक लोग हैं। आफ़ताब बेगम ने अबीरा को ख़ास ताकीद की थी। अफ़ीरा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। होगा कोई परचून की दुकान का मालिक, अच्छे खासे ठीक-ठाक। हमारे घर वालों के अच्छे खासे ठीक-ठाक बस ऐसे ही लोग होते हैं। परचून वाला, वर्कशॉप वाला या दूध वाला। शुक्र है ज़ियान के लिए एतराज़ नहीं उठाया अब्बा ने। अफ़ीरा मुँह में बड़बड़ाई, बैलों को कैंचे से मुकीद किया और दुपट्टा गले में लिया। आईने में खुद पर एक दायराना नज़र डाली। अपनी तैयारी से मुतमईन होकर इसने पर्स बाजू पर लटकाया। अम्मा, मैं शाम को वापस लौटूँगी, ज़ियान के साथ शॉपिंग पर जाना है। अफ़ीरा की बात सुनकर आफ़ताब बेगम का पत्ता खुला था। हाँ हाँ, जम जाओ। अफ़ीरा कमरे से निकलने लगी तो हर बार की तरह वो आफ़ताब बेगम की पुकार में फिर से रुकना पड़ा। एक जोड़ा मेरे लिए भी खरीद देना, तेरे अब्बा ने तो साफ मना कर दिया कि शादी पर बड़ा खर्चा होना है, इसलिए पुराने जोड़े पहनकर गुजारा करो। आदा बेगम के वही रोने थे। अलमारी कपड़ों से लबालब भरी रहती थी, लेकिन नियत सदा की भोली थी। अच्छा अम्मा, ले आऊँगी। काला चश्मा आँखों में लगाकर वो कमरे से बाहर निकली थी। ज़ियान के साथ इसने जी भर के शॉपिंग की थी। घर तक इसे बाइक पर ज़ियान ने ही छोड़ा था, लेकिन एक गाड़ी इनके घर के सामने पहले से खड़ी थी। शायद वो भी अभी खड़ी हुई थी। ज़ियान की बाइक इस गाड़ी से पीछे खड़ी थी। अफ़ीरा ने बाइक से उतर कर सबसे पहले गाड़ी में बैठे हैंडसम से नौजवान को देखा, जो गाड़ी के साइड मिरर से साफ नज़र आ रहा था। अच्छा खासा खुश शक्ल था,
था, फिर 15 लाख तो गाड़ी की ही थी जिसमें वो बैठा था। अपने साथ बैठी नौजवान सी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस खातून से बातों में मसरूफ़ था। अफ़ीरा ने अपने शॉपिंग बैग पकड़े और घर की डोरबेल दी। दरवाज़ा छोटे भाई ने खोला। वो अंदर दाखिल हो गए तो आज तो घर कितने साथ-साथ भाई भी साफ-सुथरे लिबास पहने हुए थे। भाइयों गाड़ी को देखते ही सहन में शोर मचाया था। अम्मा वो लोग आ गए अभी राबी का रिश्ता देखने। शोर मचाता हुआ वो अंदर चला गया लेकिन अफ़ीफ़ा के दिमाग की घंटियाँ बज उठी थीं। तो फ़ौरन से वो कमरे में गई थी। अफ़ीरा ख़िलाफ़ तवक्को बड़ी प्यारी लग रही थी। पल में दिल बेईमान हुआ था। इस नौजवान के सामने ज़ियान हिस्सा लगने लगा था। उसकी गाड़ी के सामने ज़ियान की बाइक बुरी लगने लगी थी। अबीरा की तो किस्मत मुझसे अच्छी कैसे हो सकती है कि इतने पापड़ बेलने के बाद जाकर ज़ियान मेरे जाल में फँसा था। कितने जतन किए हैं मैं और तो इसकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त की है और ये अबीरा घर बैठे कैसे किसी गाड़ी वाले की बीवी बनने जा रही है। इसके ठाठ ही अलग हो जाएँगे, मुझे कौन पूछेगा? ज़ियान के पास है ही क्या? ना अच्छी शक्ल, ना नौकरी। सोच के ज़रा नज़रियात बड़ी जल्दी बदले थे। लालच की देवी जोश में आई थी। पहले तो वो सजी-सवरी अबीरा पास आई, तो ये रिश्ता करने वाली अम्मा तुम्हारा बहुत बड़ा ज़ुल्म होने वाला है अबीरा। मेरी मानो तो उनके सामने ही मत जा। मीरा बहन की बात सुनकर घबराई थी। क्यों अपिया क्या बुराई है रिश्ते में? अम्मा तो कहती अपना घर है, लड़के का गाड़ी है, नौकरी भी अच्छी करता है, ऑफ़िस जाता है। बाकी की बात मीरा के मुँह से सुनकर अफीरा के मुँह पानी भर आया था। लड़का वो उससे हँसी आने लगी। 50 साल बुड्ढा है वो, अभी देख कर आ रही हूँ इसे। हाँ गाड़ी अलबत्ता महँगी है लेकिन इसकी बीवी कम और बेटी ज़्यादा लगोगी। अबीरा ये सुनकर खड़ी हो गई, परेशानी में उँगलियाँ चटकने लगी। अब यह सब होगा। अम्मा तो पहले ही पैसा देखती है, मुझे ज़बरदस्ती इनके सामने बिठा देंगी, फिर वो लोग जहेज़ से मना कर रहे हैं, बस शादी जल्दी चाहिए। ये सारी बातें सुन-सुन कर अफ़ीरा के अंदर सुकून की बाँसुरी सी बज रही थी। "तू जाकर मुँह धो और यहाँ बैठो बस अम्मा लाख तुझसे कहे तो न अंदर मत जाना, तेरी जगह अंदर मैं जाती क्यों देख कैसे 2 मिनट में रिश्ते वालों की छुट्टी करवा कर आती हूँ।" अफ़ीरा अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। कुछ ही देर में आफ़ताब बेगम जब अंदर आई तो अबीरा मुँह धोए बैठी थी। अंदर जाने से भी साफ इनकार कर दिया था। बावली हो गई है बदबख्त, ऐसी खुशनसीबी कब से रोज़ से चली हूँ हम जैसों के घर में आती है। नहीं अम्मा मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। बस अबीरा ने साफ इनकार किया था। अरे अंदर आए आए बैठे हुए हैं, कैसे मना कर दूँ? अच्छा चल मेरी बच्ची बस जाकर 10 मिनट बैठ जा, बाकी बातें मैं तेरी सुन लूँगी। आफ़ताब बेगम ने इसकी मिन्नत की लेकिन वो नहीं मानी। अम्मा बस बैठना है तो ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। तो तू किसके लिए रिश्ता इसका आया है? आफ़ताब बेगम ने हैरत का इज़हार किया था। हाँ तो वो इनकार कर रही है ना, जा नहीं रही तो मैं चली जाती हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे। अफ़ीफ़ा ने अनजान बनते हुए कंधे उचकाए थे। अगर उन्होंने तुझे पसंद कर लिया तो फिर आफ़ताब बेगम ने तेज़ी चढ़ाकर पूछा, ये बातें बाद में सोचने की है, अभी तो चलो। ये कहकर अफ़ीरा ने दुपट्टा सर पर ओढ़ा और माँ के साथ अंदर दाखिल हो गई। सामने से 2 ख़वातीन थीं, एक वो जो इस लड़के की जिससे बातें कर रही थी और दूसरी बुज़ुर्ग खातून थी। अफ़ीरा बड़े अदब तरीके से इनके सामने बैठी थी, सवालों के जवाब भी ठीक दे रही थी। हमें आपकी अबीरा पसंद है, दोनों ख़वातीन ने हम मशवरे से जवाब दिया था। अफ़ीरा मेरा नाम अफ़ीरा है, लेकिन हमें तो अबीरा नाम बताया गया था। मायरा ने जैसे याद करते हुए पूछा, अफ़ीरा कहाँ होगा? आपको सुनने में गलती हो गई होगी। हाँ बेटा हो सकता है अफ़ीरा ही कहा हो। हमें शादी जल्दी चाहिए, आपको सारी वजह रिश्ते वाली ने बता दी होगी। सईदा ने आफ़ताब बेगम से कहा, वो तो गुमसुम सी बैठी अफ़ीरा को देख रही थी जो बड़ी मुतमईन खुशबाश नज़र आ रही थी। मैं इसके अब्बा से बात कर लूँगी। आफ़ताब बेगम का दिमाग ही तो चकरा गया था। उन्होंने तो नौफिस से मुलाकात कर ली है, इन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है। मायरा ने जवाब दिया, अम्मा जब पापा को एतराज़ नहीं है तो फिर ठीक है ना। अफ़ीरा ने बराबर बैठी माँ को धीरे से कहा। आफ़ताब बेगम जो यूँ थी बेटे के सामने सुध-बुध खो बैठी हो। मायरा ने पर्स से अंगूठी निकाली और उठकर अफ़ीफ़ा के बराबर में बैठ गई, लेकिन इसके हाथ में ले अंगूठी मौजूद थी। एक नज़र मायरा ने इसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा। ये तो यूँ ही आर्टिफ़िशियल है। फ़िरा ने ज़ियान की नामी अंगूठी उतारने में चंद सेकंड भी नहीं लगाए थे। नौफ़िल के नाम की अंगूठी का वज़न आज इतना ज़्यादा था कि ज़ियान की मोहब्बत तक दिल से उतरने लगी थी।